ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव सीन द आरबीआई अथॉरिटी। बोलो हाँ एनम। ओके, आरबीआई के बाद में नेक्स्ट अथॉरिटी के ऊपर हम जा रहे हैं। उसके पहले हमने सेबी देखा था। सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सी चीजों को रेगुलेट करने के लिए सेबी बना है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, उसके बाद में आपके कौन कौन बोले एक बार से? इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। फिर हम गए थे आरबीआई पे। आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई ये बेसिकली मिंटिंग और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, इन बैंक्स के मैनेजमेंट के लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और साथ साथ में करेंसी अच्छे तरीके से फैसिलिटेट होते रहे, इसलिए आरबीआई जिम्मेदार है। इज इट वेरी क्लियर? आज हम एक बहुत अलग अथॉरिटी के ऊपर जा रहे हैं। इसका आपके साथ में लेमैन्स लैंग्वेज में कभी हो सकता है संबंध नहीं आया होगा, पर मुझे इसको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं पहले इसको समझा दूं, इसके बाद में इसके ऊपर लिखेंगे। तो कल आपने एक चार्ट ड्रॉ किया होगा, बोलो हाँ है ना? उसके अंदर सेबी लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम के अंदर हम आरबीआई पहले फिनिश करेंगे, फिर उस अथॉरिटी के ऊपर जाएंगे। इज इट वेरी क्लियर? तो आ जाइए। सो आप लिखिएगा यहाँ पे आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके ऊपर लिखिएगा कंट्रोल्ड बाय एमओएफ। एमओएफ मतलब कौन? मेमोरेंडम ऑफ क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोले एक बार उसे? फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्दर स्ट्रक्चर डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी। दूसरा, मैनेजिंग फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। एंड तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। बैंकिंग स्ट्रक्चर को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो इसके अंदर आते हैं नेशनलाइज बैंक्स, दूसरे आते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, तीसरे आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके एडिशन में प्लस में यहां लिख रहा हूं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन सब का मैनेजमेंट कौन दिखता है बोले एक बार उसे? आरबीआई। इज इट वेरी क्लियर? देख लिया इस सबने? ओके, आगे बढ़ू मैं पक्का? एवरीबॉडी यस और नो? अब ये होने के बाद में मैं थोड़ा थर्ड अथॉरिटी का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। ठीक है, सुनिएगा अच्छे से और साथ में लिख भी सकते हो। द थर्ड authority and the name of the authority is IBBI. On IBBI. What is IBBI? Anyone knows the name? The Insolvency and Bankruptcy Board of India. ठीक है, नीचे लिखेगा Insolvency and Bankruptcy Board of India. ये अथॉरिटी बनाई गई है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर, आईबीसी के अंदर 2016 वाला लॉ है। The authority is responsible for insolvency of individuals and bankruptcy of artificial persons. Artificial person plus liquidation. मतलब बाकी सब अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करती है कि भाई साहब पर्सन को बनाओ, आगे बढ़ाओ, कंपनीज को बनाओ, आगे बढ़ाओ, काइंड ऑफ। लेकिन आईबीसी इसके ऊपर फोकस करता है लोगों को मिटाए कैसे। इज इट वेरी क्लियर?
आरओसी सोचता है रिजर्व, आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सोचता है कंपनी बनाए कैसे। एमसीए सोचता है कंपनी बनाए कैसे। आईबीसी सोचता है कंपनी मिटाए कैसे, लिक्विडेशन। अगर मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बोलूं, आगे मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। इंडिया में 28 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड थी। कितने लाख कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है? 28 लाख। पिछले 75 साल के हिस्ट्री में 28 लाख कंपनीज में से 10 लाख लिक्विडेट हो चुकी है। कितने लिक्विडेट हो चुके हैं? 10 लाख। और ये लिक्विडेशन पहले हुआ करता था लिक्विडेटर के हाथों कंपनीज एक्ट में, पर अभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में लिक्विडेशन होता है। मतलब अगर किसी भी कंपनी को बंद करना है या लिक्विडेट करना है, यू हैव टू अप्लाई अंडर आईबीसी, इसलिए नाम ही इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है। आईबीसी के अंदर आप एज ए इंडिविजुअल या कोई भी फर्म, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, वॉट एवर मे बी द पर्सन, अगर किसी पर्सन से इंसॉल्वेंसी हो रही है, आज के डेट में वो आईबीसी के थ्रू ट्रीट की जाती है। आईबीसी ये बेसिकली एज एन अथॉरिटी आईबीबीआई से गवर्न किया जाता है। ऐसे बोले एक बार, आईबीबीआई। आगे कंटिन्यू कीजिएगा। आईबीबीआई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट अथॉरिटीज या थ्री डिफरेंट सब अथॉरिटीज। सबसे पहला सब अथॉरिटी आईबीबीआई का होता है आईपीएस। आईपीएस का नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ठीक है। कौन हो सकता है आईपीए? पूछो सर, कौन हो सकता है? जैसे पूछो जरा, उधार मांग रहे हो क्या? अच्छे से प्यार से पूछो जरा। ये ऐसे कुछ अच्छा लगता है। ठीक है। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ये तीन ही है इंडिया में, ओनली 3, जिसमें से फर्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ थॉट एंड मैनेजमेंट इंडिया। इज इट वेरी क्लियर? तो आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई ये तीन ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज इंडिया में है, जिस वजह से सेकंड सब अथॉरिटी जो बनती है वो है आईपीज। आईपीज मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब अगर आईपीए ये तीन ही इंस्टीट्यूशन है, तो आईपी तो तीन ही लोग बन सकते हैं ना, सीए, सीएस एंड सीएमए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? तो आईपीज तो तीन ही लोग बन सकते हैं ना, सीए, सीएस, सीएमए। मतलब हम ही वो लोग हैं जो सीए बनने के बाद में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। सीए बनने के बाद आप एक एग्जाम दे सकते हो, आईबीबीआई का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जाम, जो देने के बाद में अगर आप पास हो गए, सर सीए बनने के बाद भी एग्जाम देना है? सीए बनने के बाद तो उल्टा देना चाहिए। मैंने इसके पहले कितनी बार बोला है, उल्टा अभी पढ़ाई की आदत लगती है देते रहने का जीवन भर, बाकी सब एग्जाम ऐसे चने फुटाने टाइप्स दे देने का। ऐसे मतलब जब किसी को ऐसा इंट्रोडक्शन करो तो विजिटिंग कार्ड नहीं, पत्रिका देनी पड़े, इतने डिग्रीज नीचे लग जाए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो आपने बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एग्जाम आप दे सकते हो सीए बनने के बाद, जिसके बाद में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घोषित कर देती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, दैट इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद घोषित करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि इसके बाद में जिस भी कंपनी को मिटना है, बंद होना है, खत्म होना है, वो सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे आए और इन ऑफिशियल लिक्विडेटर के हाथों खुद का अंतिम संस्कार कर ले। इट वेरी क्लियर? यस और नो? जब कोई चार्टर्ड का, अब ये इसमें आपको बताऊं कोर प्रैक्टिस होती है, और ऐसा मजाक वाला प्रैक्टिस नहीं है ये। अगर आप कोई कंपनी लिक्विडेट करते हो, उसका 2-3% आपको एज अ कमीशन मिलता है। आप बोलोगे 2-3% में क्या होता? 50-100 करोड़ की कंपनी अगर आपने गलती से लिक्विडेट कर दी, तो लाइफ सेट हो जाती है। समझ में आ रहा है? सीए बनने के लिए लोग सपने देखते हैं कि मैं सीए बनने का कंपनी बनाऊंगा, कंपनी खतरनाक तरीके से 50-100 कंपनी बनाऊंगा, इनकॉर्पोरेट करूंगा, मिटाऊंगा, खत्म करूंगा। तो ये भी एक बिजनेस का अच्छा खासा वेंचर है। इट वेरी क्लियर? दिस इज ऑल्सो प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और 2016 से तो इसके अंदर बूम आया है, जब से आईबीसी आया। पहले भी सीए से प्रैक्टिस कर रहे थे, और अभी हमको नेचुरली सर्टिफिकेशन करने का ताकत मिल गया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोड के अंदर। इज इट वेरी क्लियर? तो दोज आर कॉल्ड एज आईपीज। उसके बाद में थर्ड आता है आईयू। इसको प्यार से बोलते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, इंडिया के जितने भी डेटर और क्रेडिटर है, जितने भी इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, वॉट एवर इट इज, इधर डेटर और क्रेडिट, डेटर क्रेडिटर समझता है ना? और पूछता हूं, ए ने
बी को लोन दिया या ए ने बी के पास डिपॉजिट दिया, तो ए कौन है? किसके क्या हिसाब से होता है? डेटर डेटर होता है, क्रेडिटर क्रेडिटर होता है, हिसाब क्या होता है? व्हाट हिसाब? ऐसा तो है ही नहीं कि मेरे हिसाब से डेटर का क्रेडिटर हो जाएगा और उसके हिसाब से मेरा क्रेडिटर का डेटर हो जाएगा। डेटर डेटर है। मेरे को बताओगे आज या मैं किसी के सिर पे चेयर डाल दूं? क्या होता? कौन है? ए ने बी को लोन दिया या डिपॉजिट दिया, ए कौन है? डेटर या क्रेडिटर? तो लोगों को नहीं आ रहा, वो सिर्फ टर बोल रहे हैं। मैं तुम्हारी आवाजें सुन सकता हूं, तुम ऐसा मत समझना मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। ए इज अ सी आर या डी आर? पक्का सी आर? बच गए। मजाक नहीं, मैं आग लगा देता रॉकेट डाल के यहाँ पे अगर नहीं आता तो। ठीक है, सो ए इज क्या बोले एक बार? क्रेडिटर। एंड बी इज क्या बोले एक बार? डेटर। अभी तक के कुछ बच्चे दिक्कत में ही चल रहे हैं डी आर और सी आर के चक्कर में। ठीक है, वेरी सॉरी, मुझे एडमिन से कॉल है, सो आई हैव टू पिक इट अप। इसमें मैनेजर नॉर्मली कॉल नहीं करते। सो ए इज क्या बोले एक बार जो से? क्रेडिटर। और बी इज क्या बोले एक बार जो से? डेटर। इज इट वेरी क्लियर? ये पक्का है, कंफर्म? अब सुनिएगा, हर बंदे का, डेटर क्रेडिटर का, हर बंदे का, अगर किसी ने लोन लिया है ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज नहीं, जो मार्केट लेंडिंग चलता है 1-2% के ऊपर महीना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियली तुम्हारा लोन डॉक्यूमेंटेड है किसी बैंक के साथ, किसी एनबीएफसी के साथ, तो ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। अगर कोई डेट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्डेड नहीं है तो क्रेडिटर को उस डेट को क्लेम करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। पर अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई डेट रिकॉर्डेड है, इट इज अ सर्टिफिकेशन दैट इट इज अ वेरी वैलिड डेट, और कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें रिकॉर्डेड नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ सवाल उठा सकता है। मैं ये बोल रहा हूं कि वो थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर हो सकता है, रिकवरी के लिए दिक्कत हो सकता है। इज इट वेरी क्लियर? और ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की डेट बहुत वैलिड है। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा एक डाटा दिखाना चाहूंगा कि ये डेट किस प्रकार से वैलिड होती है। प्रैक्टिकल लेवल पे इसको थोड़ा सा देखते हैं जिससे आपको आइडिया आएगा। अब ये मेरा पर्सनल डाटा है, तो किसी को बाहर जाके गांव में प्रचार मत करना इसका। ठीक है, क्योंकि अब मैं किसी और का डाटा दिखा नहीं सकता आपको, मैं आपको सिर्फ वही डाटा दिखा सकता हूँ जो मेरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मैं किसी और का लोन कैसे दिखाऊं, क्योंकि उसका पर्सनल डाटा मेरे हाथ में तो आएगा नहीं। सो लेट्स सी। एक मिनट। हाँ, सी दिस रिक्वेस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डेट। दिस इज द बजाज फाइनेंस का मेरा एक लोन चल रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, और ये लोन लिया गया था जब भी उसका डेट था, उन्होंने मेरे को ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के लिए मेल कंफर्मेशन भेजा है। व्हाट इज द मेल कंफर्मेशन? आप उसके अंदर देख सकते हो, ये मेरे वाइफ के नाम पे शी इज को अप्लीकेंट इन द लोन, तो सही प्रवीण जोशी, इट्स माय वाइफ, और उनके नाम पे उन्होंने को ऑब्लिगेशन के लिए डेट का ऑथेंटिकेशन मुझे भेजा है। एंड इन दैट केस मुझे इस ऑब्लिगेशन को लॉग इन करके एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ही जाके ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के ऊपर रिकॉर्ड होता है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? आप देख सकते हो ई गवर्नेंस सर्विस NESL को ऑब्लिगेंट नीचे लिखा हुआ है, क्रेडिट फैसिलिटी एज को ऑब्लिगेंट, मैं मेन ऑब्लिगेंट था, शी इज को ऑब्लिगेंट। नीचे सबमिटर का नाम है, दैट इज क्रेडिटर का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, डेट का स्टेटस एक्टिव दिखाया है, IBC एंड IBBI के इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन 2007 के अंदर ये डेटा ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इज इट वेरी क्लियर? एज यू कैन सी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ IBC मेंशन किया गया है कि भैया इसके इंफॉर्मेशन सेंटर के ऊपर ही आपको ये डेट वेरीफाई करना है। यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया है, इस पोर्टल के ऊपर मुझे जाना होता है, मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसके ऊपर मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के मेरा KYC करके मेरा जितना भी डाटा है वो मैंने ऑथेंटिकेट करके, इस चीज को जब मैं ऑथेंटिकेट करूंगा तो ही बजाज फाइनेंस को IBC में अगर डेट करना है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का दर्जा मिलेगा। अगर मैं ये डेट बजाज फाइनेंस के एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो यह IBC में केस नहीं कर सकता। हाँ, ये कंपनीज एक्ट में केस कर सकता है, बाकी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, मेरे खिलाफ सिविल कोर्ट में जा सकता है लोन रिकवर करने के लिए। बट इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में अगर इसको रिकवरी का प्रोटेक्शन चाहिए तो ये डेट इसने IBC में रिकॉर्ड करना है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में, और मुझे एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो ही जाके ये होगा।
आप नीचे उसका देख सकते हो। ऑथेंटिकेशन डेट के लिए आपने ऑथेंटिकेट बटन के ऊपर लॉगिन करने के बाद क्लिक करना है। आपके डिजिटल सिग्नेचर से ये एक तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा या ई सिग्नेचर लगेगा। आधार कार्ड के थ्रू भी मैं इसको ऑथेंटिकेट कर सकता हूं। नीचे नॉन इंडिविजुअल है तो उनके लिए कॉर्पोरेट एंटिटीज है, उन्होंने ऑथोराइजेशन लेटर देना है ऑथेंटिकेट करने के लिए। पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी पार्टनरशिप डीड साथ में ऑथोराइजेशन लेटर लगेगा। प्रोपराइटरशिप फर्म है तो आपके पैन कार्ड के डिटेल्स और प्रोपराइटर के डिटेल्स लगेंगे सॉफ्ट कॉपी के अंदर। नीचे ऑथोराइजेशन लेटर जो है वो किस प्रकार से लिखना है उसके डिटेल्स दिए गए हैं। ऑथोराइजेशन लेटर का फॉर्मेट मेंशन किया गया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपके ग्रीवियंसेस या कंप्लेंट्स दे सकते हो। दिस इज हाउ यू नीड टू ऑथेंटिकेट द डेट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बजाज फाइनेंस है तो उन्होंने मुझे भेजा है। मैंने अभी अभी जो सर्च किया था दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डेट के ऊपर मैं वापस जाता हूँ। ये तो एनईएसएल का बजाज हाउसिंग फाइनेंस का डेट है। देयर इज वन और टू मोर प्रोबेबली। हाँ, सी दिस। अब मेरे डैड भी को-ऑब्लिगेंट है सेम लोन के अंदर, तो उनके नाम से भी ऑथेंटिकेशन आएगा। मतलब जितने आपके को-ऑब्लिगेंट्स होते हैं उन सबके नाम से आपको ऑथेंटिकेट करवाना जरूरी है। ये चीज को आपने याद रखना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? सो इट इज वेरी प्रैक्टिकली वर्किंग प्रोसेस। द डे यू विल गेट अ लोन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days यू विल ऑल्सो गेट द सेम मेल जिसके ऊपर आपको ऑथेंटिकेशन देना जरूरी है। अगर आप ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का नहीं देते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेनल्टीज लग सकती है, क्योंकि ये लॉफुल ऑब्लिगेशन है। इट इज लाइक पेइंग द टैक्स। आप टैक्स नहीं पे करते हो तो ये नहीं बोल सकते मुझे पता ही नहीं था। द पर्सन कैनॉट क्लेम इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, कि आप लॉ नहीं पता था ये बोल के उसको एक्सक्यूज नहीं कर सकते। इन्होंने बोला है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के ऊपर ये रिकॉर्ड होना चाहिए तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए। ये क्रेडिटर ने भी रिकॉर्ड करना चाहिए, डेटर में भी रिकॉर्ड करना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? तो जो हम देख रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल है, इस चीज को याद रखना। ये चार्ट लिख लिया सबने आईयू वाला, तीनों अथॉरिटीज का लिख लिया। चलो अब नीचे आप हेडिंग डालिए आरबीआई के कंटेंट के बाद में, दैट इज आईयू इंफॉर्मेशन, सॉरी आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है सबको? व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट इज इन इंसॉल्वेंसी। जी, लाइबिलिटी मोर देन एसेट इज इंसॉल्वेंसी, श्योर? पक्का? इस हिसाब से पता है इंडिया के 18 लाख कंपनीज में से लगभग 9.5-10 लाख कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, क्योंकि हर कंपनी खुद के बिजनेस करने के लिए लोन लेती है। फिर तो हर फार्मिंग करने वाला बंदा जिसने एग्रीकल्चरल लोन लिया है वो, अबे उनका छोड़ो, तुम भी इंसॉल्वेंट हो। तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है? क्लास की फीस, पेट्रोल का खर्चा, इधर उधर घूमने का खर्चा, उसमें भी अगर किसी को पटाया है तो उसका खर्चा। तुम्हारी असेट क्या है? कुछ नहीं। तो तुम क्या हो? वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो तुम इंसॉल्वेंट हो ना? हाँ ना? तुम्हें नहीं तो बोला लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। इज योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट? ना ना, तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट करने में दिक्कत जा रही होगी, पर ये है। इज योर लाइबिलिटी, बोलो जोर से, इज योर लाइबिलिटी, रियलाइजेशन इज द बेस्ट गाइडेंस इन द लाइफ। सो बोलो एक बार, योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट। जोर से बोलो हाँ या ना। तो तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से तुम क्या हो? देखो, बेस्ट फ्रेंड का चेहरा देख के तो हमेशा भिखारी लगा है, पर आज खुद भी रियलाइज कर लो कि तुम भी वही हो। इज इट यस और नो? ये तुम्हारे डेफिनेशन, मैंने नहीं बोला। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो, ये तुमने बोला इस वजह से। तो व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? जब आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, डेट नहीं पे कर सकते, तब तुम इंसॉल्वेंट हो। डेट नहीं पे कर सकते तो श्योर? जब डेट ड्यू है और तुम पे नहीं कर सकते तुम इंसॉल्वेंट हो? पक्का? सोच लो। हम्म, आज तो सुनू मैं इसके ऊपर लेक्चर गया चलता मेरे को। इट इज वेरी बेसिक। अच्छा, वेदर इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? एसएम सर ने बोला होगा, आई टोटली एग्री, गो विद दैट, बट आज थोड़ा सा और डिटेल में जानना जरूरी है। मेरे को एक सवाल का सिर्फ जवाब देना, एक सवाल का। इंसॉल्वेंट पर्सन इफ नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग तो कभी जीवन में सॉल्वेंट हो पाएगा क्या? इसका मतलब तुम इंसॉल्वेंट पर्सन को जिंदगी भर इंसॉल्वेंट ही रखना चाहते हो, है ना?
इंसॉल्वेंट पर्सन इफ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो जीवन में अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, कमा ही नहीं सकता, जीवन भर इंसॉल्वेंट है। मतलब तुम उसको भिखारी का भिखारी ही रखना चाहते हो, इज इट? सर ये क्या हो गया, पैरों के नीचे से जमीन हिल गया, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बोलो व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? एसएम सर ने जो बोला वो सही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, इट्स नॉट रॉन्ग, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंसॉल्वेंसी को क्लियर करवा रहा हूँ। एक पॉइंट आता है जहां पे इंसॉल्वेंसी से आप बच के कपल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होते हो, कब? आई विल टेल यू, जस्ट वेट। पहले तो तुम इंसॉल्वेंसी बताओ। एनीवन? लोन का ईएमआई पे ना करना, इज इट इंसॉल्वेंसी? अगर तुम किसी लोन के या डेट को पे नहीं कर सकते जिस दिन वो ड्यू है, इज इट इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी नहीं है। अच्छा, लाइबिलिटी मोर देन एसेट इज इंसॉल्वेंसी? ये भी इंसॉल, तो इंसॉल्वेंसी क्या है? आओ, ये लेने गया आईबीबीआई। अरे तो इंसॉल्वेंसी नहीं पता तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया देख के करना क्या है? इंसॉल्वेंसी तो पता होना चाहिए ना पहले। आगे चलो, और इसको एस्केलेट कर दूं हाई लेवल पे, झेल लोगे? सच्ची झेल लोगे? इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, रिजोल्यूशन, ऑल सिमिलर साउंडिंग टर्म्स टुगेदर। सब सिमिलर साउंडिंग है लगभग, इन सबके डिफरेंसेस चाहिए मुझे। इरशाद, आज गया लेक्चर, मेरे को कोई घाई नहीं है, 2 लेक्चर ज्यादा लूंगा, पर मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता। मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का मतलब ही नहीं पता और आईबीबीआई क्या है वो पता है, कैसे पता हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? पहले इंसॉल्वेंसी से ही शुरू करते हैं। हम्म अच्छा, पहली बात प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, तुम इंसॉल्वेंट हो या तुम सॉल्वेंट हो? श्योर यू आर सॉल्वेंट? कैसे? कैश फ्लो है, कैश फ्लो तो लॉस मेकिंग कंपनी के पास भी हो सकता है, तो लिक्विडेशन में कंपनी उसके पास भी कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो इज नॉट अ बिग डील, एक आधी असेट बेच दो, कैश फ्लो रेडी। तुम कंपनी नहीं, तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते। विजय माल्या के नाम से लोग क्यों चिल्ला रहे? तो गारंटर था इसलिए, और गारंटर नहीं रहता तो इंसॉल्वेंट नहीं होता था। जान दो, इससे ज्यादा छलूंगा नहीं मैं तुमको। Let's go। अभी बहुत गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वो प्रोबेबली फाउंडेशन लेवल पे तो एटलीस्ट कहीं मिलेगा नहीं, इंटर पे भी मिलने के चांसेस कम है, मिलेगा तो सीधा फाइनल पे मिलेगा। एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट। इंसॉल्वेंसी बेटा ये एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंसॉल्वेंसी डिपेंड होती है 2 पैरामीटर। आपने जो बोला वो पार्शल ट्रूथ है, लेकिन एक्चुअली आपने दोनों आंसर दे दिए हैं, उसको आपने कंबाइन नहीं किया। your liability is more than your asset is the one of the condition for the insolvency, and you are unable to pay your dues. Unable to pay your dues is a second condition of insolvency। आपकी लाइबिलिटी आपके असेट से ज्यादा होनी ही चाहिए, और साथ में आप ड्यूज पे करने के लायक भी नहीं होने चाहिए। कई कंपनीज ऐसी है, खास करके स्टार्टअप, पिछले 10 साल में इंडिया में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बने, उसमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने। बीजेपी सरकार स्टार्टअप के मामले में बहुत अग्रेसिव है, बट लेट मी टेल यू ऑल दिस स्टार्टअप्स आर डेट रिडन। ठीक है, डेट रिडन, इनके ऊपर डेट होता है बिकॉज स्टार्टअप का गेम कभी प्रॉफिट का होता ही नहीं है, स्टार्टअप का गेम हमेशा वैल्यूएशन का।
हम जो सिर्फ यूनिकॉर्न बोल रहे हैं प्रोबेबली उतने ही स्टार्टअप होंगे, उसके एडिशन में 10-12% जो एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग होंगे, बाकी सब के सब स्टार्टअप लॉस मेकिंग और डेट रिडन होते हैं। बट स्टार्टअप को कभी आका नहीं जाता उनके प्रॉफिट पोटेंशियल से, उनको आका जाता है उनके वैल्यूएशन और उनके मार्केट कैप्चरिंग के पोटेंशियल से। क्योंकि स्टार्टअप के केस में भले ही आज लॉस करो, लेकिन फ्यूचर में अगर आप मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हो तो इट कैन बी $1 बिलियन बिजनेस। तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप लाइबिलिटी मोर देन असेट्स लेके चल रहे हो और आप अनेबल टू पे योर ड्यूज हो, तो जाके आपको इंसॉल्वेंसी लग सकती है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप इंसॉल्वेंट हो, मैं बोल रहा हूं इंसॉल्वेंसी लग सकती है। अब जब ऐसा सिचुएशन आपका हो जाए तो ऐसे केसेस में इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करना जरूरी होता है। इंसॉल्वेंसी का अप्लीकेशन इज नेसेसरी। ऐसे हवा में बोल के कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं होता। मैंने बोल दिया इंसॉल्वेंट, क्या सबूत है? व्हाट इज द डिक्लेरेशन? कोई ऑफिशियल कमिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी, हो सके तो 99% केसेस में कोर्ट ऑफ लॉ से डिक्लेरेशन चाहिए इंसॉल्वेंसी का। और हो सके तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से इंडिविजुअल और फर्म्स वगैरह के केस में, कॉर्पोरेट्स के केस में इट शुड बी एनसीएलटी, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इज इट वेरी क्लियर? सो आपने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करना है। इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई दोनों लोग कर सकते हैं। एक तो यू कैन हैव अ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, खुद अप्लाई करो, जिसमें आपके ऊपर गवर्नमेंट रहम बरतेगा, आपके सेटलमेंट जल्दी होंगे, आप चीजों को क्लियर कट वे में लेके जा सकते हो। और देयर कैन बी एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर आपके इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यह एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की वजह से कोई इंसॉल्वेंट नहीं होता। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जानी पर्सनल दुश्मन भी आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन ठोक दे कोर्ट ऑफ लॉ में। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए। कल कोई मुकेश अंबानी पे इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन ठोक दे, इसका मतलब ये थोड़ी मुकेश अंबानी इंसॉल्वेंट है। यू नीड टू प्रूव द सेम ऑन द एविडेंशियरी बेसिस। एप्लीकेशन होने के बाद में इट इज बीइंग एंटरटेन्ड इन द कोर्ट। ये जो एप्लीकेशन है ये कोर्ट ऑफ लॉ में एंटरटेन होता है। ठीक है? ये जो पूरा फेज होता है कोर्ट ऑफ लॉ में एंटरटेन करने का, ये कोर्ट ऑफ लॉ इधर डीआरटी होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, या एनसीएलटी होगा। नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, एलएलपी और कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट का डेफिनेशन मैंने बोला है, कंपनी, एलएलपी, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, ये चार लोग छोड़ के बाकी सबकी इंसॉल्वेंसी डीआरटी हैंडल करता है, द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लेकिन ये चार कॉर्पोरेट्स की इंसॉल्वेंसी एनसीएलटी हैंडल करता है। कौन हैंडल करता है? एनसीएलटी। सो डीआरटी और एनसीएलटी, ये दो लोग इंसॉल्वेंसी एज अ कोर्ट में हैंडल करते हैं। और फिर कोर्ट एविडेंस बेसिस पे कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर करता है, डिसीजन देता है। ये डिसीजन फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। फेवर है मतलब आप सॉल्वेंट हो, लेकिन अगेंस्ट है मतलब आप क्या हो? इनसॉल्वेंट हो। यहां पे जब कोर्ट ऑफ लॉ डिसीजन देता है, डिसीजन दो टाइप के हो सकते हैं, ईदर यू आर सॉल्वेंट और यू आर इनसॉल्वेंट। इज इट वेरी क्लियर? आपने याद रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ डिसीजन, दिस पॉइंट ऑफ टाइम तक के, इट इज ओनली कॉल्ड एज अप्लाइड इंसॉल्वेंसी। यहां पे आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, ये इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन है। बहुत सारे लोग अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में भी डिस्क्वालिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम सीए बन गए और तुम अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में हो कि किसी ने आपके खिलाफ फालतूगिरी मत करो, मैं क्लास के बाहर तीनों चारों को लाइन में भेज दूंगा। ठीक है? इतना कॉमन सेंस रखो कि अगर कोई अच्छी चीज चल रही है उसकी वजह से किसी और को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये लास्ट वार्निंग है, याद रखना। सो अप्लाइड इंसॉल्वेंसी का बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि भाई साहब, आपने कोर्ट ऑफ लॉ को अप्लाई किया है कि हमें इंसॉल्वेंट घोषित करो, या क्रेडिटर ने अप्लाई किया है कि आपको इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए। बाहर कोई खड़ा है तो आ जाइए बेटा, बहुत लेट हो, सॉरी। बाकी चले गए घर पे, है इधर है, आ जाओ बेटा। लद्दाख से आए सीधे। ओके। सो अप्लाइड इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि तुमने या क्रेडिटर ने अप्लाई किया है फॉर द पर्पज ऑफ, सब लोग बोलो, फॉर द पर्पज ऑफ क्या बोले एक बार? इंसॉल्वेंसी। अब अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में भी लोग डिस्चार्ज होते हैं। आप सीए बन गए और आप ऑडिट करने वाले हो कंपनी का, पर अगर आप अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में भी हो तो भी आप ऑडिटर कंपनी के नहीं बन सकते। अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में भी लोग
डिस्क्वालीफाई होते हैं। आप कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं बन सकते अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में, प्रोबेबली आप डेजिग्नेटेड पार्टनर भी नहीं बन सकते एलएलपी। मतलब अच्छे खासे क्रेडेंशियल पोजीशंस ये अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में भी डिस्क्वालिफिकेशन देते हैं। ये तो सिर्फ अप्लाइड है, अभी तक के कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, ये सिर्फ एप्लीकेशन चल रहा है। अब अगर आपने कोर्ट ने आपको सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अगर कोर्ट ने आपको क्या डिक्लेयर कर दिया, सॉल्वेंट, इसका मतलब यह है यू आर क्वालिफाइड अगेन, यू आर केवल एक बार उसे क्वालिफाइड अगेन। इट वेरी क्लियर गाइस? एंड देन यू, अगर कोर्ट ने आपको क्या डिक्लेयर किया, बोले एक बार उसे इनसॉल्वेंट, देन यहां से इस पॉइंट ऑफ टाइम से, आई विल जस्ट चेंज द कलर फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होता है सेकंड फेज ऑफ इंसॉल्वेंसी, जिसको प्यार से बोला जाता है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। क्या कहा जाता है? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट को जिसने इंसॉल्वेंट घोषित किया है और अभी तक की इंसॉल्वेंसी से वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, मतलब कोर्ट ने इसको अभी चार्ज किया है, इसको जस्ट चार्ज किया कि ये इंसॉल्वेंट है पर अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ। पर चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज का मतलब क्या और चार्ज का मतलब क्या है? जब कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित करता है, जब कोर्ट आपको डिक्लेयर करता है दैट यू आर इंसॉल्वेंट, तो एट दैट टाइम आपके लाइबिलिटीज एंड आपके असेट्स का हिसाब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हिसाब। और इसके बाद में आपके साथ जो शुरू होगा वो शुरू होगा लिक्विडेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस शुरू होगा? लिक्विडेशन। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, ऑक्शन की जाएगी, आपके प्रॉपर्टीज को सारा लिक्विडेट करके कैश निकाला जाएगा और वो पूरे कैश में से आपकी लाइबिलिटी पे की जाएगी। सिंपल एज दैट। आपका लाइबिलिटी और असेट जब तक सेट ऑफ नहीं होता, लाइबिलिटी एंड क्या एक बार से असेट, जब तक सब कुछ वापस से जीरो नहीं होता, क्या नहीं होता? जीरो, तब तक के यू आर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज्ड। लेकिन जिस दिन आपका लाइबिलिटी एसेट जीरो हो गया, आपकी बैलेंस शीट बोथ साइड जीरो हो गई, आपकी बैलेंस शीट बोथ साइड क्या हो गई? जीरो। देन ओनली, देन एंड देन ओनली यू आर डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यू आर केवल एक बार से discharged insolvent. Are you guys understand? It is as good as, इसको अगर मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूं जिससे आपको ये समझ में आए, this is as good as discharged insolvency या liability asset जीरो करना, it is as good as financial rebirth. फाइनेंशियल रीबर्थ, ऐसा समझो कि फाइनेंशियली आपका पुनर्जन्म हुआ है, बिकॉज जिसकी बैलेंस शीट जीरो हुई तो फाइनेंशियली पुनर्जन्म हुआ ना। जब आप पैदा हुए थे आपकी बैलेंस शीट ऑलरेडी जीरो थी, बोलो हाँ है ना, कुछ भी नहीं था। अभी भी प्रोबेबली आपकी बैलेंस शीट कुछ दिनों पहले तक के जीरो होगी। जब आप 18 साल के होंगे तब जाके पहले, या जब आप अप्रेंटिस होंगे 15-16 साल के होंगे तब जाके आपके बैलेंस शीट के ऊपर पहले कोई चीज आई होगी। इज इट यस और नो? सो एज गुड एज जब आपके असेट लाइबिलिटी सेट ऑफ किया जाता है, आप फाइनेंशियल रीबर्थ होते हो और उसे कहा जाता है डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंस। क्या कहा जाता है? बोले एक बार, डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है? पक्का है ना? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी यस और नो? लॉजिकली क्लियर है सबको मैं क्या कह रहा हूं? अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कब क्वालिफाइड और कब डिस्क्वालिफाइड होते हैं? ड्यूरिंग एंटायर अप्लाइड इंसॉल्वेंसी, जब पूरा फेज है अप्लाइड इंसॉल्वेंसी, और उसके पहले का भी ले लो कोई भी फेज, ठीक है, क्योंकि तब तक तो कोई नॉर्मल चल रहा है ना। तो ड्यूरिंग अप्लाइड इंसॉल्वेंसी यू आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, बिकॉज अभी तक के एविडेंशियरी प्रूव नहीं हुआ है। कैपेबल ऑफ केवल एक बार उससे कॉन्ट्रैक्टिंग। अप्लाइड इंसॉल्वेंसी में आपके ऊपर सिर्फ दाग लगा है पर अभी तक वो दाग प्रूव नहीं हुआ है। ड्यूरिंग अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट घोषित किया है, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट। और आपको एसएम सर ने ये वाला सिचुएशन बताया, यू आर डिस्क्वालिफाइड। इंसॉल्वेंट पर्सन उन्होंने बोला है, इंसॉल्वेंट पर्सन डिस्क्वालिफाइड है। तो जब तक कि आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होते तब तक आप एक्चुअली इंसॉल्वेंट हो ही नहीं, उसके पहले तो सिर्फ एप्लीकेशन है ना। सो उन्होंने ये बोला है कि यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। बट जब आपका फाइनेंशियल रीबर्थ हो गया, लाइबिलिटी असेट आपके लिक्विडेट हो गए, डाउन टू जीरो हो गए, इफ यू आर फाइनेंशियली रीबॉर्न यू बिकम अगेन क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर आपके बैलेंस शीट पीएनएल सब जीरो करने के बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं बचे तो खाएगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो खाएगे क्या? अरे दिहाड़ी का काम करने के लिए भी अंगूठा लगाना पड़ता है भाई साहब, और तुम अंगूठा लगाने की ही कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या? साइन करना। अगर तुम अंगूठा लगाने के काबिल ही नहीं हो तो तुम दिहाड़ी भी नहीं कमा सकते। दिहाड़ी नहीं कमा सकते मतलब जो फाइनेंशियली खत्म हो चुका है तुम उसको एक्चुअली फिजिकली भी खत्म करना चाहते क्या? हैं? अरे कुछ कमाने तो दो उसको। इज इट? तो ऐसे सिचुएशन में ड्यूरिंग ऑन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी ओनली यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग।
आफ्टर एंड डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल रिबर्थ हो गया, असेट लाइबिलिटी जीरो हो गए, यू आर अगेन क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। यहां से आप आपकी वापस से पूरी नई लाइफ शुरू। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले yes or no। ये पूरा डिस्कशन मैंने काय का दिया, इंसॉल्वेंसी। अब सुनिए बैंकरप्सी क्या है, ठीक है? अब सुनिए बैंकरप्सी क्या है। देखो इसमें लिक्विडेशन भी समझ में आएगा, होगा। एक और टर्म हो गया है, ये क्या है बोले एक बार, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन के असेट लाइबिलिटीज को जीरो कर देना। असेट लाइबिलिटीज को क्या कर देना? जीरो। अब वो मैच होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है लाइबिलिटी 100 करोड़ है और असेट सिर्फ 60 करोड़ है, पर लाइबिलिटी वालों को अगर दिक्कत नहीं है कि भैया हम 60% लेके निकल जाने को रेडी है, कुछ ना मिले उससे अच्छा 60% मिले ना भाई। तो लिक्विडेशन का मतलब ही नॉर्मली ये होता है कि भाई सेटलमेंट करके जितना मिल रहा है लेके निकल लो। इज इट वेरी क्लियर? तभी जाके जीरो होगा, अदरवाइज जीरो कैसे होगा? तो सर क्रेडिटर के फिर बचे हुए 40 करोड़ बैड डेट, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि तुम वसूलोगे किससे? अगर बंदे के पास असेट ही 40 है, उसकी जान गला काट के तो निकाल नहीं सकते ना भाई साहब, या उससे जिंदगी भर मजदूरी नहीं कर सकते। इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर तुम उससे जिंदगी भर मजदूरी करवा रहे हो तो। हाँ, लोग वॉलेंटरीली खुद होके पे करते हैं, दैट इज डिफरेंट। कि भैया एक बहुत अच्छे स्टीम वाला बंदा है, अच्छे ईगो वाला बंदा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बोलता है कि नहीं भाई 100 में से अभी मेरे पास सिर्फ 60 है, पर मैं काम कर करके तुमको पूरे पैसे वापस चुकता करूंगा। ऐसे स्टीम वाला बंदा है तो वॉलेंटरीली पे कर रहा है, उसको कोर्ट मजबूर नहीं कर रहा है। कोर्ट क्या बोल रहा है? आज के डेट में तेरे जो असेट लाइबिलिटी है वो खत्म कर दे और जीरो हो जा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, बॉलीवुड का सबसे बड़ा महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने सूर्यवंशम मूवी जब डिक्लेयर किया था, ही हैड अ लोन नियरली अबाउट 90 करोड़ रुपीस। कोर्ट के पास एप्लीकेशन पहुंच चुके थे उनके इंसॉल्वेंसी। सिर्फ कोर्ट ने उनको एविडेंशियल बेसिस पे इंसॉल्वेंट घोषित क्यों नहीं किया? बिकॉज सारे क्रेडिटर्स ने उनके साथ मीटिंग करके एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिए। अमिताभ बच्चन ने सबको समझाया, जब उन्होंने ये बिल बनाया था उन्होंने सबको समझाया कि भाई मेरे ऊपर है 90-100 करोड़ का डेट है, आई नो, और मैं तुमको ये भी बोलता हूँ मैं इसको पे कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ छोटा सा चांस दो। तो जितने क्रिएटर्स ने एप्लीकेशन किया था उन्होंने विड्रॉ किया, एंड अमिताभ बच्चन एक्चुअली पेड एंटायर डेट इवन विद द इंटरेस्ट एक्चुअली। और जिन लोगों ने उनको उस वक्त सपोर्ट किया था अमिताभ बच्चन को, दे आर स्टिल देयर फ्रेंड्स। यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो अगर तुम वॉलेंटरीली पे करते हो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पर कोर्ट के पास अगर मैटर बोला तो कोर्ट क्या बोलता है? आज ये बैलेंस शीट खड़ी है, ये दोनों साइड मेरे को जीरो चाहिए। लाइबिलिटी वालों ने कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लो, असेट सारी की सारी बेच दो और इसको जीरो कर दो, ये बंदे को फाइनेंशियल रिबर्थ की जरूरत है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार सुनो। अब ये पूरा प्रपंचा मैंने आपको काय के लिए बोला? बोले एक बार, इंसॉल्वेंसी। यहां तक आइडिया क्लियर है? इसके अंदर एक और प्रोसेस मैंने क्या बोला? लिक्विडेशन। असेट लाइबिलिटी को क्या करना? जीरो करना। अब ये असेट लाइबिलिटी लिक्विडेशन इंडिविजुअल का हो सकता है, फर्म का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, सबका लिक्विडेशन एक जैसा ही होता है। भैया असेट को बेच दो, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो। सबको समझ में आ रहा है? अब समझो बैंकरप्सी क्या है। अगर आपका एप्लीकेशन डीआरटी का है, अगर आपका एप्लीकेशन डीआरटी का है, मतलब नॉन कॉर्पोरेट डेटर्स, मतलब किसका? नॉन कॉर्पोरेट डेटर, तो उसे इंसॉल्वेंसी बोला जाता है, यही प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन एनसीएलटी का है, मतलब कौन से डेटर का? कॉर्पोरेट डेटर्स। डेटर मतलब जिसने लोन वगैरह लिया है, जो इंसॉल्वेंट होने वाला है। अगर वो कंपनी है, वो एलएलपी है, वो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अगर कोई कॉर्पोरेशन है, अगर कॉर्पोरेट डेटर है और उसका इंसॉल्वेंसी है, सिंपली आप ऐसा ले लो, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एजेपी, और उसका इंसॉल्वेंसी है, तो उसे फिर इंसॉल्वेंसी नहीं, उससे प्रोसेस सारा सेम है, सब एग्जैक्टली सेम। कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, एक्सेट्रा, एनसीएलटी में जाएंगे, डिसीजन देंगे, एविडेंस बेस्ड प्रूव होगा, बैलेंस शीट जीरो होगी, सब सेम। सिर्फ इस चीज को इंसॉल्वेंसी नहीं, इसको प्यार से बोलते हैं बैंकरप्सी। तो प्यार से क्या बोलते हैं? बैंकरप्सी। नेचुरल पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, फर्म इंसॉल्वेंट होता है, पर जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो क्या होता है? बैंकरप्ट। इट वेरी क्लियर गाइस? ये सुनो, बाकी प्रोसेस लगभग पूरा का पूरा सेम। सबको समझ में आ रहा है? बोलो सुनो। तीन टर्म्स क्लियर है। इंसॉल्वेंसी इज लाइबिलिटी मोर देन असेट्स बट अनेबल टू पे द ड्यूज। क्लियर है? लिक्विडेशन असेट और लाइबिलिटीज का सेट ऑफ, एंड बैंकरप्सी आर्टिफिशियल पर्सन का इंसॉल्वेंसी इज क्या? बोले एक बार, बैंकरप्सी। सर ये तुमने कहां से लाया? मन से नहीं बोल रहा हूं, ये आईबीसी में डिफाइंड डेफिनेशंस। इज इट वेरी क्लियर? आईबीसी इनको ऑथेंटिकेट करता है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज वाइंडिंग अप एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन? व्हाट इज वाइंडिंग अप एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन? वाइंडिंग अप इज कंपनी को बंद करना,
तो किसी और को वाइंड अप नहीं कर सकते। एलएलपी है, वाइंड अप होगा, एलएलपी डिसॉल्व होगा, फर्म और फर्म डिसॉल्व होगा सर। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में हमने डिसोल्यूशन पढ़ा है। हमने पार्टनरशिप एक्ट में डिसोल्यूशन पढ़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फर्म वाइंड अप नहीं हो सकता। मैंने ये भी नहीं बोला कि हो सकता है। लगे एक पेवर पकड़ लेते, लॉजिक लगाओ। साइड लेने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे लॉजिकल बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं हम। सो व्हाट इज डिसोल्यूशन? चलो सुनो, सुनी लो, सबका ध्यान है, सब चाहिए बाजू में, पूरा ध्यान बोर्ड पे। ये सारी चीजें हम इमेजिन कर रहे हैं इंडिविजुअल के साथ हुई। नाउ लेट्स इमेजिन ये सारी चीजें कंपनी के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? कंपनी के साथ। सेम सेम सारा सेम, कि कंपनी की लाइबिलिटी असेट से ज्यादा थी, कंपनी अनेबल टू पे द ड्यूज था, फिर कंपनी के खिलाफ अप्लीकेशन हुआ, फिर उसके बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में केस गया जो एनसीएलटी था, फिर एनसीएलटी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी बेकार है, फिर उसके बाद में असेट का लिक्विडेशन किया जाता है, बैलेंस शीट को लिक्विडेट करते हैं, बराबर है। मैं इस प्रोसेस तक के जैसा का वैसा पहुंचा, और आपको बताया लिक्विडेशन जो है कंपनी का, लिक्विडेशन बैलेंस शीट जो जीरो करनी है ना, उसके पहले कंपनी का जो चलता बिजनेस है, मतलब यहां तक कोर्ट के डिसीजन तक और लिक्विडेशन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है कंपनी के केस। कंपनी का लिक्विडेशन इतने आसानी से नहीं होता। कंपनी में एक चलता बिजनेस होता है, जिस चलते बिजनेस को आप खत्म करने जा रहे हो। लिक्विडेशन बैलेंस शीट का होता है बेटा, लिक्विडेशन बिजनेस का नहीं होता है। आपको बैलेंस शीट लिक्विडेट करने के पहले कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको स्टेप बाय स्टेप क्लोज डाउन करना पड़ेगा, तो ही जाके बैलेंस शीट जीरो होगी। नहीं तो आप सोचो फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, इधर रॉ मटेरियल का डब्ल्यूआईपी इन फिनिश गुड्स बन रहा है, इन्वेंट्री हर बार चेंज हो रही है, असेट पे डिप्रिसिएशन चालू है, डेटर क्रेडिटर्स का लेन देन शुरू है, ट्रेड क्रेडिटर स्टेबल नहीं है, डेटर भी स्टेबल नहीं है क्योंकि उनसे कंसिस्टेंटली रॉ मटेरियल बुला रहे। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ऑडिट पे गया था, स्पाइसर नाम की कंपनी थी, हुबली धारवाड़ कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका स्टेट के अंदर है। हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी है, जो वहां से बिलोंग करता है प्रोबेबली पता होगा। वहां स्पाइसर नाम की कंपनी है, 24 घंटा वो कंपनी चलती थी, साल के 355 दिन, और 5-5 दिन के ब्रेक में 2 बार बंद होती थी, जून एंड में और दिसंबर में क्रिसमस के वक्त। बाकी पूरा 355 दिन 24 आवर्स, 8 घंटे की 8 आवर्स की 3 शिफ्ट में कंपनी चलती थी। एज गुड एज वो कंपनी 6 महीना बंद ही नहीं होती। वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, जॉन डेयर, टाटा मोटर्स, ऐसे कंपनीज के व्हीकल के लगने वाले इक्विपमेंट्स और शाफ्ट को मैन्युफैक्चर करती थी। तो ये कंपनी 24 घंटा क्यों शुरू रहती थी? 2 रीजन, पहला डिमांड बहुत ज्यादा था वो जो मटेरियल सप्लाई करते थे उसका, और दूसरा उनको एक बार कंपनी की मशीन बंद करने के बाद वापस शुरू करके सेम मेजरमेंट्स के स्पेयर पार्ट्स क्रिएट करने के लिए कम से कम 5 से 7 दिन लग जाते थे ट्रायल रन में। मतलब कि आप व्हीकल के अंदर मेजरमेंट्स मिस नहीं कर सकते, एक स्पेयर पार्ट का मेजरमेंट मिस कर दो उधर लोग खुद की लाइफ मिस कर लेंगे, ठीक है। तो उनका बहुत मतलब 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा है। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ थिंग कि अगर आप लाख चीजें रिपीट करो, एक ही चीज लाख बार रिपीट करो, तो उसमें से हार्डली 1 या 2 में एरर निकलेगा, बस उन्हीं कंपनीज को 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो ये कंपनी 6 सिग्मा सर्टिफाइड थी कि ये 6 महीने तक के अगर 10-15 लाख प्रोडक्ट बनाएगी तो हार्डली 5 से 10 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलेंगे, वो भी कंपनी पहले ही बाजू में सॉर्ट करती थी। एक भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट, एक इमेजिन, नॉट इवन अ सिंगल डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मैंने मेरे नजर में, मैं लगभग उस कंपनी के ऊपर 6 महीने था, मैंने मेरे नजर में एक सिंगल डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी उस कंपनी के बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वो इतना सा भी मेजरमेंट में, मिलीमीटर तो बहुत छोटी चीज है, मतलब बहुत बड़ी चीज है, मिलीमीटर में नैनो सेंटीमीटर वाली अगर कोई चीज है वो उतना डिफेक्ट भी बर्दाश्त नहीं करते थे, स्ट्रेट अवे उसको बाहर फेंक देते थे। उनके पास उस वक्त एआई जनरेटेड सिस्टम था, सिर्फ चीजों के मेजरमेंट लेके उसको फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट करने के लिए या स्क्रैप में कन्वर्ट करने, उस वक्त इन 2011 की बात कर रहा हूँ, 10-11 की। अब खास बात समझिए, ये कंपनी दिन का 13 ट्रक का रॉ मटेरियल खा जाती थी, 13 ट्रक्स का रॉ मटेरियल कंपनी खा रही है, उसमें से वो 6 से 7 ट्रक का फिनिश गुड्स बनाती थी, बचा हुआ पूरा स्क्रैप।
उस कंपनी का स्टॉक टेकिंग करना था हमको, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री हम ले ही नहीं पा रहे थे। कैसे लेते? जब तक के इन्वेंट्री काउंट करना, 6 ट्रक का फिनिश गुड्स, ये रूम से ज्यादा फिनिश गुड्स है। जब तक वहां से हमने गिनना शुरू किया तब तक के तो ट्रक में डिलोड करके अल्टी तो हमने 30 दिन तक के 3 रूम बनाए थे, मतलब बाकायदा ऐसे टेम्पररी हमने शेड्स बनाए थे कि हमने उनको बोला था 13 ट्रक ड्रिल लोड इसी शेड में होंगे, WIP इसी शेड में रहेगा, फिनिश गुड्स इसी शेड में रहेंगे। फिर हमने 30 दिन तक के सिर्फ रॉ मटेरियल गिना, 30 दिन तक के हमने सिर्फ WIP गिना, और 30 दिन तक के हमने सिर्फ फिनिश गुड्स गिना, और फिर उसके 30 दिन के एवरेज निकाल के बैलेंस शीट में पुट कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री करके। और जो बचा कुचा सस्पेंस, एक्चुअली सस्पेंस ही था ना भाई, मेरे को करके भी दिखाओ तुम। ऐसा चीज का इन्वेंट्री तुम कैसे ले सकते हो जो दिन का 13 ट्रक इधर उधर करता है यार? कैसा ले सकते हो तुम? इसके सिवा कोई दूसरा मेथड था ही नहीं। अब ये कंपनी अगर 13 ट्रक रॉ मटेरियल डेली ले रही है, और ट्रेड क्रेडिटर 13 ट्रक वाले डेली ट्रेड क्रेडिटर बन रहे हैं जिनका पेबैक पीरियड 60 डेज का है, पेमेंट साइकिल 60 डेज का है, ऐसी कंपनी को डायरेक्ट लिक्विडेशन में लेके जा सकते हो क्या? कैसे लेके जाओगे? फैक्ट्रीज बंद नहीं हो रही इधर, लिक्विडेशन का है? तो तुमको ना ये ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में और लिक्विडेशन एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के पहले ना करना पड़ता है बिजनेस क्लोजर। क्या करना पड़ता है? बिजनेस क्लोजर। जितना चीजें स्टेबल करके एक फर्म बैलेंस शीट बना सकते हो वो बिजनेस क्लोजर करना जरूरी है। दैट बिजनेस क्लोजर इज एक्चुअली अ फर्स्ट पार्ट ऑफ वाइंडिंग अप। मैं ये उसको पूरा वाइंडिंग अप भी नहीं बोल रहा, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट पार्ट ऑफ वाइंडिंग अप। ये वाइंडिंग अप का पहला पार्ट है। वाइंडिंग अप तो और भी बड़ा प्रोसेस। आर यू गाइस अंडरस्टैंड? इज इट वेरी क्लियर? अब अगर ये बिजनेस क्लोजर हो गया और बैलेंस शीट फर्म हो गई, अब कोई प्रोडक्शन नहीं चल रहा, फैक्ट्री बंद है, ट्रेड क्रेडिटर सेटल्ड है, डेटर्स सेटल्ड है, बैलेंस शीट इज फर्म, तब जाके आप जाओ लिक्विडेशन के। मतलब आपके हाथ में स्टेबल फिगर्स है, देन यू गो फॉर लिक्विडेशन। स्टेबल फिगर ही नहीं है, इधर में ट्रेड क्रेडिटर को गिनते गिनते उधर 13 ट्रक लोड हो गए, कैसे करूंगा मैं ट्रेड क्रेडिटर का सेटलमेंट उधर? और जितने इधर तेरे ट्रेड क्रेडिटर बन रहे उधर उतने डेटर भी बन रहे ना भाई, कैसा सेटलमेंट करूंगा? और ट्रेड क्रेडिटर के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए लगने वाला बोरिंग, बोरिंग के लिए लगने वाला बैंक का CC, कैसे सेटल करूंगा ये चीजों को? तो ये बिजनेस को एक फर्म लेवल पे लाना पड़ता है, बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। व्हेन यू क्लोज अ बिजनेस यू हैव अ क्रिस्टल क्लियर बैलेंस शीट इन योर हैंड, देन यू गो फॉर लिक्विडेशन। चलते फिरते कंपनी में लिक्विडेशन नहीं कर सकते। ये लिक्विडेशन करने के बाद में फिर कंपनी की बैलेंस शीट जब क्या हो जाती है? जीरो। तो अब कंपनी जिंदा होके क्या करेगी? इसलिए लास्ट स्टेप लिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से उस कंपनी का नाम डिलीट किया जाता है। एंड व्हेन योर नेम इज डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इट इज एज गुड एज आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ। योर डेथ सर्टिफिकेट फॉर आर्टिफिशियल पर्सन इज एक्चुअली डिसोल्यूट। इंसान की मृत्यु होती है, आर्टिफिशियल पर्सन का डिसोल्यूशन। इसके बाद में इंसान की मृत्यु के बाद इंसान कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होता, ऐसे ही आर्टिफिशियल पर्सन डिसोल्यूशन के बाद में कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एज गुड एज वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करे? तो डिसोल्यूशन इज अ डेथ ऑफ आर्टिफिशियल। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और अब समझिए पूरा वाइंडिंग अप क्या है। ये जो प्रोसेस है ना, यहां से अप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी से लेके डिसोल्यूशन का पूरा प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस में से सिर्फ बिजनेस क्लोजर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वाइंडिंग अप, बट ये अप्लीकेशन से लेके डिसोल्यूशन तक का ये जो है, दिस इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाइंडिंग। So winding up is not actually a step, it is an entire process, right? Starting from application till dissolution. इसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं। गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये 5 टर्म है। इंसॉल्वेंसी, लाइबिलिटी मोर देन असेट्स, अनेबल टू पे द ड्यूज, बैंकरप्सी, आर्टिफिशियल पर्सन का इंसॉल्वेंसी। देन देयर इज इंसॉल्वेंसी के भी 3 टाइप है, अप्लाइड इंसॉल्वेंसी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। देन बैंकरप्सी में भी 3 टाइप है, अप्लाइड बैंकरप्सी, अनडिस्चार्ज बैंकरप्सी, डिस्चार्ज बैंकरप्सी। देन देयर इज अ लिक्विडेशन, जब बैलेंस शीट फ्रीज हो जाए तो असेट लाइबिलिटीज का लिक्विडेशन इज असेट लाइबिलिटीज का लिक्विडेटिंग इज अ लिक्विडेशन। एंड देन देयर इज बिजनेस क्लोजर जो वाइंडिंग अप का पहला पार्ट है, और एप्लीकेशन से लेकर डिसोल्यूशन ये वाइंडिंग अप का रिमेनिंग पार्ट है। डिसोल्यूशन मींस डेथ ऑफ पर्सन। इज इट वेरी समझ में आया? ये सारा का सारा काम करता है इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड ऑफ, ये हम पढ़ने वाले। समझ में आया पक्का? मैं चाहूंगा इसको लिख के रख। हाँ तो तुम, हाँ
अब मुझे बताओ, क्या तुम इंसॉल्वेंट हो? क्यों नहीं हो? भले ही तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे असेट से ज्यादा है, बट यू आर एबल टू पे योर ड्यूज। भले ही आप नहीं, आपके पेरेंट्स के तौर पे कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो तुम्हारे पेरेंट्स के तौर पे यू आर एबल टू पे योर ड्यूज, दैट्स व्हाई यू आर नॉट इंसॉल्वेंट। इज इट वेरी क्लियर? मुझे तो वेदर इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग if he is discharged insolvent or applied insolvent then only. That very clear? ओके, दोनों फोटो मैंने शेयर कर दिए हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने IBBI के साथ शुरुआत किया था और कल हम चैप्टर खत्म करने वाले थे, पर तुम्हें इंसॉल्वेंसी समझाना जरूरी था। सो मुझे एक बार वापस से पांचों चीजों के अंदर डिफरेंस बोल दीजिए। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? When liability is more than assets and unable to pay the dues for the individual, then it is a, for other than artificial person is a क्या बोले एक बार उसे, insolvency. For artificial person it is a bankruptcy. Liquidation होता है asset liabilities का खत्मा करना. Winding up होता है, winding up का पहला पार्ट है business को stable करके close down करना, and then winding up का दूसरा portion होता है right starting from insolvency till dissolution. What is dissolution? गजनी सुना है? गजनी, उसको भी 15 मिनट याद रहने की गारंटी है। तुम्हारी 2 मिनट भी मुश्किल है जीवन में। सर आप सवेरे सवेरे आते हो, बेइज्जती करके जाते हो। इंसान जब बहुत बेइज्जत होता है और फिर भी काम करता है ना, तो ही इज्जत मिलती है। इज इट वेरी क्लियर? तो इसकी आदत डाल दो, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज डिसोल्यूशन? इंडिविजुअल मरता है, आर्टिफिशियल पर्सन का डिसोल्यूशन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन के डेथ को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। इट वाज सो सिंपल, याद आना चाहिए ना? हाँ है ना? चल वेरी गुड। कल हमने IBBI को डिवाइड किया था। IBBI का लॉन्ग फॉर्म बोलिए एक बार प्लीज। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फर्दर डिवाइड इनटू कितने पार्ट्स? 3। सब लोग हवा में। कितने बच्चे? 3। पहला बच्चा IPA। IPA इज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। दूसरा IPs मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये बराबर याद है, पैसे वाली चीजें पहले याद रहती है। आखिरी वाला IU। IU इज अ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इज इट वेरी क्लियर? कल वेबसाइट दिखाना रह गया था समय के अभाव की वजह से। ये है IBBI का वेबसाइट। आजकल मतलब ये ट्रेंड बन चुका है, इधर ऐसा नाम लिखते हैं और उसके नीचे 3 पट्टे मार देते हैं कलर के, बोल देते हैं इंडिया का अथॉरिटेटिव वेबसाइट है। मैक्सिमम वेबसाइट ऐसे ही बने, NCLT भी देखोगे तो ऐसा ही है, ठीक है? वॉट एवर इट इज। आगे अब ये IBBI का पूरा डिक्लेरेशन है। ये टेक्निकलिटी समझने के लिए आपको CA फाइनल पास करना पड़ेगा, तो जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। आई एम नॉट इनटू इट। लेट्स सी कॉन्टैक्टस के अंदर हमको कोई डिवीजन मिलता है तो इट्स बेटर। एकदम फालतू कॉन्टैक्टस दिया है। अबाउट अस में कुछ डिवीजन मिलता है तो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेट्स सी। ये कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, मतलब एक तो दिया ही नहीं है, नहीं तो इतना दिया है, इसको समझा। चलो फाइन, दिस इज चलो इतना याद रखिएगा। IBBI के हेड जो है उनका नाम क्या है बोले एक बार उसे, रवि मित्तल। देन दे आर असिस्टेड बाय 3 वोल टाइम मेंबर्स। एक है जयंती प्रसाद, सेकंड है संदीप गर्ग एंड थर्ड इज भूषण कुमार सिन्हा। नॉर्मली ये जो अथॉरिटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके जो चेयरमैन होते हैं, एटलीस्ट इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एज यू आर अ CA स्टूडेंट, आपको कुछ लोगों के नाम आपके ज़बानी याद होने चाहिए, और अगर उनमें कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी ज़बानी याद होने चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए? सबसे पहला, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड पता होनी चाहिए, जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज निर्मला सीतारामन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड आपको पता होनी चाहिए, जो अगेन निर्मला सीतारामन। तीसरा, RBI के गवर्नर संजीव, ओके वेरी गुड, संजीव मल्होत्रा। चौथा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, मतलब इंडिया का हाईएस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट एक्सपीरियंस जज, गवई, राइट, भूषण शाह रामचंद्र गवई। पांचवा इज IBBI का हेड, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। 6th सेबी चेयरमैन, जो मैंने कल परसों दिखाया था, ठीक है, दैट इज पांडे ना, यप। और उसके बाद में मैंने उसके पहले आपको वुमन हेड के बारे में भी बताया था। इज इट वेरी क्लियर?
तो ये 5-6 ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक और CAG का भी हेड आता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं भी पता रहा फिलहाल, तो ठीक है। ये सारे नाम एक जगह पे कहीं लिख के रखिए, एटलीस्ट पोजीशन लिख के रखिए, नाम ढूंढ के लाइएगा। जाओ। पहला MCA MOF चेयरमैन, MCA MOF चेयरमैन। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड सेबी चेयरमैन, सेबी चेयरमैन। फोर्थ RBI गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर, फोर्थ RBI गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर। फिफ्थ IBBI चेयरमैन, IBBI चेयरमैन। इतना तो भी याद होना चाहिए। और 6 मैंने क्या बोला था, CAG का हेड, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे इंटर लेवल पे आएगा तब आपको पता चलेगा। CAG इज द हाईएस्ट गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के अंदर हाईएस्ट ऑडिटिंग अथॉरिटी है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इज इट वेरी क्लियर? ये मैंने आपको IBBI का वेबसाइट दिखा दिया, पर बहुत वाहियात लेवल पे बनाया गया है, दैट्स वाई हमें इसके अंदर IPAs और इनके बारे में आइडिया नहीं मिल रहा। स्टिल आई विल ट्राई फॉर 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, इफ इट इज पॉसिबल आई विल शो यू, बट थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को जीवन में। ये यस, हियर इट इज, सी दिस गाइस, ये यहाँ पे आपको 3 नाम दिख रहे होंगे, कैन यू सी दिस? दैट इज IPs। सेकंड आपको नाम दिख रहा होगा, क्या बोले एक बार उसे, IPAs। और तीसरा क्या है, IUs। लेट्स गो फॉर IPAs फर्स्ट। सी दिस, 3 IPAs का नाम लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और इनके जो हेड ऑफिस है अपने इंस्टीट्यूट्स के, उन हेड ऑफिस के नाम दिए हैं। देन यू गो फॉर द IPs, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि इसके अंदर क्या लिखा है, इनका कुछ नहीं आगे मेरे को लगा कुछ CAVA के नाम होंगे। एनीवेज, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। दिस इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सेंटर, जहाँ पे आपके सारे डेट्स वगैरह एक जगह पे जमा होकर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो हम जो IBBI पढ़ रहे हैं, इट इज़ द एक्चुअली थोड़ा मैं इस बारे में पॉजिटिव हूँ कि आपका जो IRF चैप्टर है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बना है। हाँ, अंदर का टेक्स्ट बहुत मिट्टी खाई है उन्होंने किलो किलो से, इट इज़ फाइन, बट इस मतलब चैप्टर को इस तरीके से पुट करना इज़ अ गुड थिंग कि आपको प्रैक्टिकली सब अथॉरिटीज, सब मिनिस्ट्रीज के स्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं। टेक्स्ट ऑब्वियसली थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, बट इट इज़ फाइन। अब एग्जाम ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया। नाउ विल गो फॉर राइटिंग डाउन व्हाट इज IBBI इज। ठीक है, सो नीचे हेडिंग डालिएगा IBBI, द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आ जाइए बेटा, अंदर आ जाइए। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, चलो पॉइंट नंबर 1, IBBI is responsible, IBBI is responsible to oversee insolvency proceedings, of individuals and artificial person, across India. Point number 2, it was established, it was मतलब कौन एस्टेब्लिश हुआ है, IBBI. It was established on 1st October 2016, under the powers given by
under the powers given by insolvency bankruptcy code 2016 under the powers given by insolvency bankruptcy code 2016 passed at Lok Sabha on 5th May 2016. On 5th May 2016. We'll stop. Next point. The administrative authorities of IBBI. The administrative authorities of IBBI consist of following persons. Point number A. IPAs. लॉन्ग फॉर्म लिख लीजिएगा. क्या है लॉन्ग फॉर्म? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कौन कौन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज फिलहाल बच्चों? तीनों इंस्टीट्यूट के एब्रिविएशंस लिख लीजिएगा. ICI, ICSI, ICMAI. Point number B. Insolvency professionals. That is IPs. That is पूरा लिखते हो क्या आप? I.E. ठीक है, दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में भी चलता है, डोंट वरी. ठीक है, IPs ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CACS CMAs. पॉइंट नंबर C. IUs. That is information utility. We'll stop. Next point. The judicial authorities of IBBI. Are as follows. Point number A. For corporate insolvency. National Company Law Tribunal. For corporate insolvency, National Company Law Tribunal. ब्रैकेट में NCLT. Point number B. For insolvency of other persons. Debt Recovery Tribunal. ब्रैकेट में DRT. Is it very clear? Next main point. कौन सा नंबर का ये? 5 है ना? Good. The IBC code. IBC में कोड इंक्लूडेड है, बट the IBC code speed up the process of insolvency resolution
speed up the process of insolvency resolution and distribution of the assets full stop. Is it very clear? तो इंस्टीट्यूट के ही डाटा को हमने बहुत अच्छे फॉर्म में उसको लिखा है 4 मार्क के लिए, 4 तो बहुत हो गए, 3 मार्क के लिए इट्स गुड क्वेश्चन. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? श्योर. सो यहाँ पे आपका आईबीबीआई का पूरा डिस्कशन होता है खत्म. यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आया है. हमने 3 अथॉरिटीज देखे. कौन कौन से देखे? कैन यू टेल मी? पहला सेबी. सेबी किसको कंट्रोल करता है बच्चों? कैपिटल मार्केट. इज इट वेरी क्लियर? दूसरा आरबीआई. आरबीआई किसको कंट्रोल करता है? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सबको. और तीसरा हमने कौन सा देखा? आईबीबीआई, जो किसको कंट्रोल करता है? इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी किसी भी पर्सन की हो आईबीबीआई में ट्रीट की जा सकती है. सबको समझ में आया? अब थोड़ा आईबीबीआई के ऊपर एक मिनट के लिए और बोलना चाहूंगा जिससे आपको इसका व्यू समझ में आए. किंगफिशर एयरलाइंस का जब वाइंडिंग अप हुआ था, कौन सी एयरलाइंस का बोले एक बार? उसे किंगफिशर एयरलाइंस का जब वाइंडिंग अप हुआ था तो उनसे असेट रिकवरी के अंदर लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 साल लग गए थे. ठीक है. अभी विजय माल्या वो पॉडकास्ट पे कुछ भी बोले, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता. जो फैक्ट है वो फैक्ट है. इज इट वेरी क्लियर? विजय माल्या ने मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखते हुए पूरा का पूरा पीएसयू बैंक से सब कुछ लोन लिया था 7,000 करोड़ का. इफ यू डोंट नो, किंगफिशर में विजय माल्या ने एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन लिया था. मतलब ये जो 17 पीएसयू बैंक है, एसबीआई का जो कंसोर्टियम था, कंसोर्टियम का मतलब है कि बहुत सारे पीएसयू बैंक इकट्ठा, और उसको लीड किया था एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. तो ये 17 बैंक्स का जो कंसोर्टियम था जिसमें लीड एसबीआई था, उन्होंने लोन दिया था. और 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एक्स्ट्रा लोन दिया था, दैट इज एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई. लेकिन एचडीएफसी आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इतने स्मार्ट है कि उन्होंने जब किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया तो उन्होंने विजय माल्या के यूनाइटेड ब्रेवरीज के जो शेयर्स थे वो गिरवी रख लिए थे. और जब ये फ्रॉड फटा, एक्चुअली फ्रॉड ही है, जब ये फ्रॉड फटा तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ये फ्रॉड फटने के 2 महीने पहले विजय माल्या को नोटिस भेज के उनके यूनाइटेड ब्रेवरीज के जो शेयर्स थे वो लिक्विडेट कर दिए और पूरा का पूरा लोन विथ इंटरेस्ट रिकवर किया है. अब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक इसको रिकवर कर सकती है तो पीएसयू ने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के तौर पे यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर्स अगर गिरवी रख सकती है तो पीएसयू बैंक ने क्यों नहीं रखे? 17 पीएसयू बैंक भी रख सकते. एंड विजय माल्या के पास बाकी बिजनेस है जिसके शेयर्स वो गिरवी रख सकता था. अभी भी चाहे तो वो गिरवी रख सकता है और उससे पे आउट कर सकता है, बट इट डिडंट. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जब अब इसे फ्रॉड नहीं तो क्या कहेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, तुमने उसके लिए सिक्योरिटी के तौर पे शेयर्स दे दिए, उन्होंने रिकवर भी कर लिए, उनके लोन भी रिपे हो गए. और 17 पीएसयू बैंक है जिसमें पब्लिक का पैसा टैक्स के तौर पे लगा हुआ है, आप उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दिए. मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो साठगांठ है ना. वो कितने भी इमेज क्लीन करने के लिए पॉडकास्ट बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता. वो लेमैन के लिए ठीक है, हम सीए स्टूडेंट्स है, वी नीड टू नो द फैक्ट्स. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपने ये 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक को अगर आपने कोई सिक्योरिटी दी है तो वेयर इज द सिक्योरिटी ऑफ 17 पीएसयू बैंक्स? और अगर तुमने वो सिक्योरिटी दी होती तो हो सकता था आज के डेट में सारी की सारी लिक्विडेट करके, चलो नहीं 7,000 करोड़, 3,500 करोड़, 4,000 करोड़, आधा भी निकला तो भी पब्लिक का पैसा है ना भाई. हम टैक्स पे कर रहे, तुम तो नहीं कर रहे, मैं तो कर रहा हूं भाई. नहीं कुछ तो भी एग्जैक्ट मेरा पैसा नहीं लगा होगा, पर मेरे टैक्स का 1,000-2,000 रुपए भी अगर चला गया होगा इस चक्कर में, नहीं चलेगा मेरे को. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. उससे अच्छा तुम अभी जो वॉर फ्रंट के ऊपर वो S-400 और 600 परचेस किए, वो और 2 परचेस करो मेरे नाम पे. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? पर ऐसे जगह पे पैसा नहीं जाना चाहिए. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना. वॉट एवर ही सेज, द फ्रॉड इज अ फ्रॉड, सिंपल एज दैट. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो आईबीपीआई जो है ये विजय माल्या से रिकवरी करने के चक्कर में 17 कंसोर्टियम बैंक किंगफिशर एयरलाइंस का 3 साल तक चक्कर लगा रहे थे. एक पैसा वसूल नहीं पाए. वो सिर्फ गोवा का किंगफिशर का विला छोड़ दिया और बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी असेट्स छोड़ दी, तो ये रिकवरी नहीं कर पा रहे थे. अब ये 3 साल 4 साल के बाद में एक बंदा हिम्मत हार देता है. वो तो पीएसयू बैंक है जिसमें तो आधे टाइम लंच ब्रेक चलते रहता है. तो तुम्हें लगता है वो इतनी झीलफुली इसको करेंगे? ऑब्वियसली नॉट. तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोसेस को स्पीड अप करना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई आईबीसी, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जब हाथ में केस लेता है वो डेडलाइन ड्रॉ करके देता है कि आज अगर केस ली हमने तो 180 दिन में इसको खत्म करेंगे. दैट इज आईबीबीआई. कि आज अगर तुमने केस शुरू की तो हम 180 डेज, 6 महीने के ऊपर केस चलने नहीं देंगे. फिर चाहे जो रिकवर हो ना हो, दनादन रिकवरी करके बाहर. तुम्हारा टाइम लैप्स तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ये अब आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा. व्हेन यू गो टू इंटर, व्हेन यू गो टू फाइनल, जब तुम आईबीसी पढ़ोगे तुम्हें इसका आइडिया आएगा. पर उसका बेस फाउंडेशन में बनना बहुत जरूरी है.
आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आया पक्का? हाँ है ना? तो यहाँ तीनों अथॉरिटीज आपके होते हैं खत्म। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? अब इसके बाद में वो लास्ट टॉपिक के ऊपर हम जा रहे हैं आईआरएफ के, दैट इज जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, फिर उन्होंने हाई कोर्ट लिखा हुआ है। अब ये चीज़ मैं आपको स्ट्रेट अवे लिखवा के दूँ, इससे अच्छा मैं आपको रादर बोलूंगा कि इसको एक बार रीड करके देखे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही रीड करके देखे, बिकॉज लिखने लायक उन्होंने कुछ मॉड्यूल में लिखा नहीं है, ठीक है? बट फिर भी मैं पॉइंटर्स आपको दूंगा, पर पहले रीड करें, बाद में मैं आपको समझाऊंगा जरूर। गो फॉर इट फास्ट। स्क्रॉल करो, थोड़ा इसको रिसाइज करने दीजिए। पढ़ लिया सबने? एवरीबडी यस और नो? ओके, अब इसको पढ़ाने की बात है तो 5 मिनट में खत्म हो सकता है लिखवा के। 5 मिनट में खत्म करिए, कुछ डीप सुनना चाहोगे? अरे बोलो जोर से जरा, चलेगा? ओके, थोड़ा डिटेलिंग के ऊपर जाते हैं। दिमाग की खिड़कियां खोल लेना, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है? फोकस करना अच्छे से। फाइनल के बच्चों को भी नहीं समझ में आता, फाइनल बोल रहा हूँ, इंटर भी नहीं बोल रहा हूँ। फाइनल के बच्चों को भी नहीं समझ में आता, इसलिए बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? अब तुमने डीप बोला है तो सह लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं हम, इंडिया की बात हम नहीं कर रहे। वर्ल्ड लेवल पे जो लीगल सिस्टम है, लॉ की सिस्टम, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। वन सिस्टम इज कॉल्ड एज जूरियल सिस्टम, जुडिशियल जिसको कहा जाता है, एंड सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड एज फैक्चुअल सिस्टम। एक होता है जुडिशियल सिस्टम और एक होता है फैक्चुअल सिस्टम। वर्ल्ड वॉर 2 को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आपने सुना होगा तो यूएस, पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यूएस ज्वाइन कर लिया था। यूएस प्लस यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, दैट इज यूरोपियन यूनियन भी बोल सकते हो आप, ईयू भी जिसको बोल सकते हैं, प्लस सोवियत यूनियंस, ठीक है? ये एक साइड हो गए थे क्योंकि जर्मनी के जो हिटलर थे उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर आक्रमण करके, मतलब एक्चुअली जर्मनी और सोवियत यूनियन वगैरह सब कंसिडर किया जाए तो पहले एक थे, पर उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर आक्रमण करके उसको ही उड़ा दिया था। तो इस वजह से सोवियत यूनियन इस साइड आ गया था, दूसरे साइड बचा था जर्मनी, जापान एक्सेट्रा, मतलब और भी अलाइड कंट्रीज। जापान ने ही पर्ल हार्बर का आक्रमण किया था यूएस के ऊपर,
और जिस वजह से यूएस ने जापान को हिरोशिमा नागासाकी कर डाला। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? इसी को अगर आप गौर से देखो ना, तो दिस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इज इट सोवियत यूनियन और आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बिकॉज रशिया का सोवियत यूनियन है। इसका एक और नाम था जो यूरोपियन यूनियन के और दूसरे देश थे ना, यूएसएसआर होगा प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज रशिया के इसको सोवियत यूनियन बोलते हैं। ठीक है, इट माइट बी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। हमारे लिए काम यूएस और यूरोपियन यूनियन का, दैट्स इट। अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कंट्री डिवाइडेड है ना, इसके हिसाब से दुनिया के लीगल सिस्टम बट गई, मतलब लॉ कैसे चलेगा वो वाली सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में यूएस आता है, यूके आता है, यूएसएसआर के कुछ कंट्रीज आते हैं, या जो भी यूरोपियन यूनियन से कनेक्टेड कंट्रीज होंगे, यूक्रेन वो सब आते हैं। एंड फैक्चुअल सिस्टम में जर्मनी और जापान तो लगभग आता ही है। व्हाट इज जुडिशियल सिस्टम? जुडिशियल सिस्टम फॉलोज द फंक्शन ऑफ द कॉमन लॉ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉमन लॉ? कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिसीजंस दे दिए, ये बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिसीजन 400, 400, 500, 500 सालों तक जब तक नया लॉ नहीं बनता और पार्लियामेंट उसको खारिज नहीं करता, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजंस को ही लॉ माना जाता है। यही तो हमने कॉमन लॉ में लिखा है। बोलो हाँ या ना? मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अगर कोई चीज डिसाइड कर दी तो उसके ऊपर वापस से केस नहीं होगा, नो मोर लिटिगेशन, उसी को आपको मानना पड़ेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो यस और नो। बट फैक्चुअल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत सारे बच्चों को ही नहीं पता होगा ऐसा कुछ है। जरूरी नहीं है कि ये जो सिस्टम तुम जुडिशियल फॉलो कर रहे हो ये पूरी दुनिया में लगे। तो फैक्चुअल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड क्या कहता है? नॉर्मली जर्मनी और जापान, अब एक्चुअली बोला तो जर्मनी जापान भी थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम की तरफ रन करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनको उसके ड्रॉबैक समझ में आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं? एवरी केस इज अ न्यू केस। एवरी केस इज अ न्यू केस। भले ही फैक्ट और लिटिगेशन के डिसीजंस वगैरह सब सेम हो, उसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन दे दिया हो। जैसे तुम्हारे केस में चिन्नैया रमैया, थर्ड पार्टी कैन पे कंसिडरेशन, ये डिसाइडेड है। तो जापान में अगर चिन्नैया रमैया हुआ रहता ना, तो जब चिन्नैया रमैया का उतना कोई फायदा नहीं होता था। वो वापस चिन्नैया रमैया के फैक्ट के ऊपर वापस से केस कर सकते थे और उनके यहाँ की जुडिशियल सिस्टम उसको वापस से सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। मतलब एवरी केस इज अ न्यू केस, इवन दो फैक्ट्स आर सेम। इवन दो केवल एक बाजू से फैक्ट्स आर सेम और डिसाइडेड। फैक्ट्स आर केवल एक बार उसे सेम और केवल एक बार डिसाइडेड। अब एक्चुअली मैं बोलूं तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक वाली चीज है, बिकॉज इससे कोर्ट ऑफ लॉ का ही काम बढ़ जाता है। ये ड्रॉबैक उनको समझ में आने लग गए हैं, जिस वजह से ये भी थोड़े थोड़े अभी जुडिशियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए हैं। अब ये जो जुडिशियल सिस्टम होती है ये फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। इसमें एक होती है जूरियल सिस्टम। कौन सी सिस्टम? जूरियल सिस्टम। और एक होती है जजमेंटल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोले एक बार? जजमेंटल। व्हाट इज जूरियल सिस्टम? जूरियल सिस्टम में न्याय देने वाले दो लोग होते हैं, एक होता है जज और दूसरी होती है जूरी। ठीक है, आपने अगर कोई इंग्लिश मूवीज देखे होंगे और इंग्लिश मूवी में कोर्ट ऑफ लॉ का तुमने सीन देखा होगा, तो जज सामने बैठा रहता है, पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर या राइट साइड के कॉर्नर में 5-10 लोगों को बिठा के रखते हैं, कोई भी कॉमन मैन, कि जो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन करके पूरे कोर्ट ऑफ लॉ की केस का हियरिंग लेते हैं, और वो 10-15 लोग मिलके सामने वाला पर्सन दोषी है नहीं दोषी है ये वोटिंग करते हैं मेजॉरिटी के तौर पे, उसे कहते हैं जूरी। तो ये जो सिस्टम है जूरियल सिस्टम, इट इज फॉलोड इन यूएस। अभी भी यूएस गोज थ्रू जूरियल सिस्टम। बट ब्रिटिश ने जिन जिन कंट्रीज के ऊपर राज किया, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज के अंदर जुडिशियल सिस्टम चलती है। मतलब एक ही जज कुर्सी के ऊपर बैठा रहता है, जूरी पूरी को हम नहीं बिठाते, 10 लोगों को हम नहीं बिठाते। हमारे यहां उसके भी वांदे, वो 10 भटके भूले भटके रहे तो और केस को कहीं और लेके जाओ, भलता केस उसमें से निकाले। समझ में आ रहा है? तो वी डोंट फॉलो जूरियल सिस्टम, वी फॉलो जजमेंटल सिस्टम। जज ने बोल दिया, बात खत्म है। बट यूएस के केस में ऐसा होता है कि जज ने अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो उसको जूरी का सुनना पड़ता है, एंड जज जूरी के अगेंस्ट जा सकता है, पर जज खुद जाने के पहले 10 बार सोचता है कि भाई 10 कॉमन मैन अगर ये चीज बोल रहे हैं तो इनके अगेंस्ट जाने के लिए मेरे पास बहुत ठोस चीज चाहिए। जिस वजह से 80-90% ऑफ केसेस में जज और जूरी का जो ओपिनियन होता है वो सेम आता है। पर है 1-2-10% केस होते हैं जिसमें जज के पास अगर बहुत सिग्निफिकेंट एविडेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग है लॉ का, उसको कुछ नई चीज पता चल रही है, कल्प्रिट समझ में आ रहा है, तो जज अगेंस्ट जूरी भी जा सकता है। अल्टीमेटली जज का डिसीजन ही फाइनल होता है, बट जूरी का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जिस वजह से एज वी स्टे इन द जजमेंटल सिस्टम,
This judgmental system is further divided into two parts: question of law and question of facts. ठीक है, तुमने डिटेल में बोला था, अब तुम मेरे को रोक नहीं सकते. सो क्वेश्चन ऑफ क्या बोले एक बार, लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसको पहले समझिए. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है द डिसीजन ओनली अफेक्ट्स पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट या पार्टीज टू लिटिगेशन. लिटिगेशन में जो पार्टी है बस उसी के ऊपर डिसीजन अफेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने विजय सर को 1 किलोग्राम गोल्ड बेचा. विजय सर का ऑर्डर था 24 कैरेट ही चाहिए, तो मैंने विजय सर को गोल्ड बेचा. बदले में विजय सर से मैंने चेक ले लिया था. क्या ले लिया था बोले एक बार, चेक. ये उन्होंने मेरे को दे दिया था, ये लो सर 50 लाख का चेक, मेरे को 1 किलोग्राम गोल्ड दो एडवांस के तौर पे. तो उन्होंने बोला था 24 कैरेट चाहिए, मैंने गलती से 24 की जगह पे 18 कैरेट का बेच दिया. विजय सर चले गए कोर्ट में, बोले तुमको घसीटा. अब हम दोनों कोर्ट में. अब अपरेंटली आपको लग रहा होगा मेरी गलती है. व्हाट इफ चेक बाउंस हो चुका है तो? व्हाट इफ मैंने 24 कैरेट का ही भेजा और उनके मेजरिंग इक्विपमेंट में डिफेक्ट है तो? इसका मतलब तुम केस को देख के ये नहीं समझा सकते कि किसके पक्ष में जाएगा. चलो ये केस किसी के पक्ष में भी जाएगा, ये केस पे डिसीजन आएगा. तुम क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मैं सुना रहा हूं. ये केस का डिसीजन आएगा तो हम दोनों के ऊपर ही असर होगा ना. आप में से किसी ऐसा है किसी को 1-1 ग्राम गोल्ड मिलेगा केस सुनने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. तो दिस इज अ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हेन द डिसीजन ओनली अफेक्ट्स पार्टीज टू द लिटिगेशन. विजय सर और मैं छोड़ के किसी के ऊपर असर नहीं होने वाला, तो दिट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. Then it comes a question of law. What is question of law? Question of law is nothing but a question of fact. सर क्या मजाक कर रहे हो? Question of law is nothing but a question of fact. मतलब इसकी शुरुआत question of fact से होती है, but ultimately it affects entire nation. It ultimately affects entire nation. पूरे पब्लिक के ऊपर जब असर होना शुरू होता है ये फैक्ट का, तो उसे question of law कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कमजोर दिल वाले हो या थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, एकदम अच्छे स्ट्रॉन्ग, पक्का झेल लोगे, कुछ भी बोलूंगा झेल लोगे, कंफर्म? 18 साल के ऊपर समझू मैं तुमको? कोई माइनर वगैरह हो तो कान बंद कर ले. ठीक है, आ जाओ बड़ा अंदर आ जाओ. तो डिसाइड कर लो सुनना है नहीं सुनना है. यू हैव ऑप्शन, आई कैन स्टॉप हियर. जल्दी सेटल हो जाओ, बैग में से कोई खजाना निकालने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो सिर्फ. लेट्स गो. सो सुनना है केस. 2 केसेस बोलता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा. ठीक है, जन्माष्टमी सुना है? कृष्ण जन्माष्टमी. मुंबई में एक स्लम एरिया था. स्लम एरिया के कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर एक मित्र मंडल बनाया था जन्माष्टमी के लिए. मित्र मंडल रेगुलेटेड हो भी सकता है, नॉन रेगुलेटेड भी हो सकता है. अनऑर्गेनाइज मित्र मंडल तो बहुत सारे होते हैं. रेगुलेटेड मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं, एटलीस्ट पुलिस वगैरह के साथ हिदायत वगैरह करके कामकाज करते हैं. पुराना केस है, 5-6 वाला होगा प्रोबेबली, 2005-6 वाला. जन्माष्टमी के वक्त पिरामिड बनाए जाते हैं. और तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो 2005-6 के वक्त वो पिरामिड के ऊपर सबसे ऊपर जो बच्चा रहता था, बंदा रहता था, वो जो दही अंडी फोड़ता था सिर से, वो एकदम हल्का फुल्का कि उसको उठा के किधर भी फेंक सके, ऐसा वाला होता था. बराबर है? खास करके छोटे बच्चे होते थे. अभी आपने देखना, अभी छोटे बच्चे नहीं चढ़ाते. दिस बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन. 2005-6 में एक छोटा बच्चा जन्माष्टमी में मुंबई के ऐसे ही स्लम एरिया के अंदर जन्माष्टमी खेलते खेलते दही अंडी फूटने के बाद ऊपर से सीधा नीचे गिर गया. ही गॉट परमानेंटली डिसेबल्ड. मॉम डैड के लिए इकलौता सहारा था, 7वीं-8वीं का बच्चा होगा. मॉम डैड के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए. तो उन्होंने मित्रमंडल को बोला ट्रीटमेंट कराओ. मित्रमंडल ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास भी कि पैसे नहीं है, तुम जिस स्लम से बिलोंग करते उससे हम भी बिलोंग करते. मॉम डैड का दिमाग खराब हो गया. उन्होंने मित्रमंडल के ऊपर केस ठोक दिया. मुंबई हाई कोर्ट. केस के अंदर मुंबई हाई कोर्ट ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया. मित्रमंडल से पूछा कि भाई पैसा दो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. मित्रमंडल बोले हम क्यों दे, हमारे पास पैसा भी नहीं और हम दे क्यों, हम क्यों रिस्पॉन्सिबल है. तो हाई कोर्ट बोलता है तुम जिम्मेदार हो भाई, तुम्हारा मित्रमंडल है. बोले नहीं सर, हम कैसे जिम्मेदार,
किसी भी रिलीजियस ओकेजन पे इन्वॉल्व होने का राइट ये हर बच्चे को बाय बर्थ आता है, उसके लिए मेजर होने की जरूरत नहीं है। किसी भी रिलीजियस ओकेजन पे इन्वॉल्व होने का राइट बच्चे को बाय बर्थ आता है, तो तुम किसी बच्चे को रोक नहीं सकते। और यहां जो बच्चा इन्वॉल्व हो रहा था जन्माष्टमी के फंक्शन के अंदर, ही इज बीइंग इन्वॉल्व विथ हिज ओन मोटिव, with his own willingness, and as he is involved with his own willingness, he must be aware about the risk involved in such a kind of activities. और बोले ये तो सिर्फ पिरामिड था, ऐसे बहुत सारे रिस्की एक्टिविटी होते हैं। गणपति का प्रोसेशन अगर चल रहा है तो उसमें भी कोई ऐसा एक्टिविटी हो सकता है जिसके अंदर लोगों को डैमेज हो। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। जब पब्लिक एक्टिविटी होते हैं तो स्टैम्पेड होना, प्रॉब्लम क्रिएट होना और किसी को डैमेज होना इट्स क्वाइट नेचुरल। मित्रमंडल ने प्ली बहुत स्ट्रांग रखा है कि भाई साहब, और मना नहीं कर सकते, हर बच्चे का ये इनबॉर्न राइट है कि वो रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो। मुंबई हाई कोर्ट ने पेरेंट्स की तरफ देखा, बोले बात तो सही बोल रहे। पेरेंट्स के जो वकील थे वो भी खतरनाक निकले, बोले सर माना एवरीथिंग इज फाइन, और बोले जब ऐसी कोई रिस्की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, क्या एटलीस्ट जो लोग अपोजिट साइड में मित्रमंडल में है उनमें से जो मेजर है, क्या उनको इतना भी नहीं समझ में आता कि किसी रिस्की एक्टिविटी के लिए गार्डियन का परमिशन लेना चाहिए? अगर वो लोग मेजर है, वो अगर सही दिमाग के है, एजुकेटेड रहे नॉन एजुकेटेड रहे, बट इट इज अ कॉमन सेंस कि जब आप किसी बच्चे को किसी रिस्की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हो, फाइन कि वो खुद के मन से हो रहा है, बट एटलीस्ट यू शुड टेक अ परमिशन ऑफ द गार्डियंस, और एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म देम। एंड इफ यू आर मित्रमंडल के मुखिया, आप अगर आप खुद को बोल रहे हो और आप इतना बड़ा मित्रमंडल चला रहे हो, तो आपसे ये कॉमन सेंस भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या? ये पेरेंट्स के साइड से भी प्ली बहुत तगड़ा आया, जज ने सिर को हाथ लगा लिया, भाई साहब ये क्या चल रहा है, मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अब आप सोचो, हाई कोर्ट के जज का प्रेशर, अगर मित्रमंडल के खिलाफ डिसीजन दे दे तो महाराष्ट्र के सारे मित्रमंडल उसके खिलाफ हो जाएंगे। पेरेंट्स के खिलाफ डिसीजन दे दे तो फिर तो पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो जाएगा। फिर तो क्या करे? जज बौखला गया, एंजाइटी में घुस गया, डिसीजन दे दिया कि आफ्टर दिस फॉर एनी रिलीजियस एक्टिविटी, इफ देर इज अ पब्लिक गैदरिंग and if such a kind of organized or unorganized mitramandal are involved or group of person are involved, it is a duty of that group to take a permission from the guardian for any religious activity. मुंबई कोर्ट ने बहुत दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लिख के दे दिया। मित्रमंडल का दिमाग खराब हो गया, और ये डिसीजन का इफेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी जरा डिसीजन का इफेक्ट सुनो। हर बच्चा अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहता है तो पेरेंट्स का परमिशन लगेगा। यू फील इट? इमेजिन करो तुम्हारा बचपन, जब तुम होली खेलने जाते थे, या दिवाली में पटाखे फोड़ते थे, या दिवाली में वो टिकलियां फोड़ते थे, दीवार पे कस के फटाक, ये तो मजा आ रहा है। फिर वो लौंगी फटाखा फोड़ते थे आग लगा के, फिर कुछ बच्चे फटाखा फोड़ते भी नहीं थे, उसपे से वात बाहर निकालते थे, बारूद इकट्ठा करते थे, उससे एक अलग अपना बम बनाते थे। साइंटिस्ट साले तभी डेवलप हुए दिवाली के टाइम पे, इंडिया में सब साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वाले वही डेवलप हुए हैं। वहां से खुद का एक बम बनाते थे, कुछ तो इतने भयंकर रहते थे, उसमें भी बाजू में एक रॉकेल की पुड़िया लगाते थे, और फिर उसको आग लगा के ऐसा मस्त ज्वाला भड़कती थी कि उनको मजा आता था। आहा, उससे भी भयंकर वो रहते थे कि वो बॉम्ब के ऊपर माठ रख देते थे, ड्रम रख देते थे। बोलो हाँ या ना? क्या तुमने जिंदगी में पेरेंट्स का परमिशन लिया ये करने के पहले? अब मुंबई हाई कोर्ट बोल रहा है इसके बाद के सब बच्चे टिकली फोड़ने के पहले भी पप्पा को पूछेंगे। मतलब टिकली ऐसे दीवार पे रखने का, पप्पा को देखने का, पप्पा आर यू सीरियस? मतलब पिचकारी में अगर रंग भरा है, पानी भरा है, और पप्पा है, कलर लगाने के पहले पूछ लो। अरे वो छोड़ो, तो मंदिर में हाथ जोड़ने के पहले पप्पा को पूछना पड़ेगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के पहले पप्पा को पूछना पड़ेगा, चर्च में कैंडल जलाने के पहले पप्पा को पूछना पड़ेगा, बिकॉज एवरी रिलीजियस एक्टिविटी रिक्वायर्स अ परमिशन ऑफ पेरेंट्स। इसका सिंपल मतलब है जिनके लिए रिलीजन बना है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते। हम एक्चुअली रिलीजन एंजॉय कब करते हैं? क्या तुम बड़े होकर रिलीजन एंजॉय करते हो?
क्या तुम्हें दिवाली का अब भी उतना एक्साइटमेंट है जितना तुम्हें बचपन में था? या तुम्हें होली का हो सकता है क्योंकि उसमें अतरंगी हरकतें करने के लिए मिलती है, पर क्या तुम्हें उतना एक्साइटमेंट है? फिर भी सोचो कि क्या तुम्हें होली का इतना एक्साइटमेंट है जो तुम्हें आज बचपन में हुआ करता था? ऑफ कोर्स नॉट. एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ अ रिलीजियस सेंटिमेंट. वो बात की बात है, फैमिली उसको कौन सा रिलीजन बताती है, बट एंजॉइंग द रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन, रिलीजन का बिल्टअप शुरू होता है बचपन से बच्चों. और तुम ये बोल रहे हो कि ये बिल्टअप ही पेरेंट्स के परमिशन के साथ चलेगा. बच्चा पेरेंट्स को छोड़ के भी बाहर से भी रिलीजन सीखता है. दिवाली के टाइम पे जब तुम फटाके फोड़ते थे, दिया बत्ती लगाते थे, तुम आधी चीजें पेरेंट्स से सीखे, पर तुम बची हुई आधे बाहर से भी सीखे हो, तुम दुनिया से भी सीखे हो. किसी के घर पे तुमने दिवाली का डेकोरेशन देखा, नेक्स्ट टाइम तुम सोचते हो कि नहीं ऐसा वाला मैं घर पे करूंगा. किसी के यहाँ पे तुमने फटाके जलते हुए देखे, तुम सोचते हो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे वाले जलाऊंगा. किसी के घर पे अगर ग्लोरियस फटाके ज्यादा आवाज वाले कम है तो तुम भी ये सोचते हो नेक्स्ट टाइम आवाज वाले कम लूंगा, गोरियस वाले ज्यादा फोड़ूंगा. तुम जितना घर से सीखते हो उतना ही रिलीजन तुम बाहर से भी सीखते हो. तुमको घर वालों ने प्रोबेबली कभी मंदिर के सामने किसी को भीख देना या दान देना नहीं सिखाया होगा, वो तुम देख के सीखे होंगे. पर अब ये सब चीजों के लिए हाई कोर्ट बोल रहा है तुम्हें किसका परमिशन लगेगा? पेरेंट. मतलब जिनके लिए रिलीजियस ओकेजन होते हैं वही उसको एंजॉय नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स. चलो एक बंदा दही अंडे से गिर गया, पर वो जो बाजू में 1000 लोग खड़े थे उसको देखने वाले, वो भी तो उससे कुछ सीख ही रहे थे ना. बोलो हाँ है ना. तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन सही है गलत है? ये डायलेमा होता है एक हाई कोर्ट के जज का. मित्रमंडल भारी निकला. मित्रमंडल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है, पूरी इंडिया को मानना पड़ेगा, और हर एक बंदा, हर एक छोटा बच्चा पेरेंट्स की परमिशन लेते बैठे तो हो गए ओकेजन्स. तो मित्रमंडल ने इसको बनाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की. ये क्या डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट लेके जाते इसको. सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड सुनी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल किया. और सुप्रीम कोर्ट कहता है every single child by his birth not only have a right to decide his religion but also have a right to follow his religion. हर बच्चे को खुद के बर्थ से, और खुद के बर्थ से इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब चाहे जो रिलीजन बदल सकता है, अगर किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए अपने हिसाब से, और बाय बर्थ वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन से रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, किसमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक गैदरिंग्स और ग्रुप इवेंट्स, then it is a duty of a Mitra Mandal to consciously think about those activities and risky areas. If the activity involves any risky area, the Mitra Mandal should take care that no minor child should be involved in the same. You should get any major person involved for such a risky activity. Additionally, the insurance for such a risky activity shall be borne by the Mitra Mandal for any such a risky event. मतलब ये बोला है कि माइनर को तो इन्वॉल्व मत ही करो, साथ में किसी मेजर को जब आप इन्वॉल्व करो तो वो मेजर का भी इंश्योरेंस निकालो कि भैया मित्रमंडल के पास पैसे नहीं है, ठीक है, प्रीमियम के तो होंगे ना इंश्योरेंस प्रीमियम के. इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कितना लगता है? ओवरऑल पॉलिसी का 0.1% प्रीमियम लगता है, विच इज एज गुड एज नथिंग. 5000 रुपए आपको पे करने हैं फॉर द पर्पज कि ये जो बंदा है, ये इसके साथ अगर कोई भी घटना घटती है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन दे. इतना प्यारा डिसीजन, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, और बच्चे भी रिलीजन एंजॉय कर सकते हैं. अब फैक्ट शुरू हुआ था एक पेरेंट्स और एक मित्रमंडल के साथ, पर क्या अब इसके बाद में इस डिसीजन का पूरे देश पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट which affects entire nation. That's why it become a question of law. Are you guys understanding? और एक आधा भारी वाला झेल सकते हो. ये भारी नहीं था, दिस वॉज नॉर्मल. भारी वाला झेल लोगे? पक्का बोलो, पहले ही पूछ लो. ठीक है, अब झेलो. सेंटी केस है, बेकार भी है, बट तुम लॉ के स्टूडेंट हो, सीए के स्टूडेंट हो, तो तुम नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब. सब 18 साल के ऊपर है, शांति से सुन. कोई माइनर है उसके कान बंद करो, क्योंकि केस बहुत ज्वलनशील केस डिस्कस कर रहा हूं. फोकस कीजिएगा प्लीज, बातें ना. बेटा केस है रेप का, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा.
सबसे पहले तो बहुत दुर्दैवी घटना, इतनी भयंकर कि मेरे को ऐसा लगता है इसके लिए गल्फ कंट्रीज के पनिशमेंट्स चलनी चाहिए कि भैया बीच चौराहे पे टाई कर दो और पत्थर मार मार के मार दो। गुड अटेम्प्ट होना चाहिए एटलीस्ट इसके मौत के लिए, बट उसमें भी बहुत भयंकर होता है माइनर लड़की का रेप, एंड दिस इज अ केस रिगार्डिंग द सेम। नाम नहीं लूंगा, रेप केसेस में नाम ना लो तो बेटर है। एक माइनर लड़की का रेप हुआ। आफ्टर सच अ हॉस्टाइल एक्टिविटी ऑब्वियसली ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है, सो गर्ल वेंट इनटू कोमा इमीडिएटली। To her unfortunation, during the coma, she got pregnant also. इंडिया में एक लॉ है, लीगली या इलीगली कोई जायज या नाजायज रिश्ते से अगर पेट में बच्चा है और वो 15 वीक्स से बड़ा हो जाता है, पेट का बच्चा अगर 15 वीक्स का एज कंप्लीट कर लेता है तो आप उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। लीगली यू कैनॉट अबॉर्ट इन, इफ यू डू इट, इट इज अ मर्डर, इट इज अ स्ट्रेट प्ली ऑफ मर्डर। ठीक है, तो तुम उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। लड़की लगभग 4 या 5 महीने तक कोमा में थी, तो उसको ऑपरेट करना पॉसिबल ही नहीं था। और एबॉर्शन के लिए जिसके पेट में बच्चा है उसका कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, मैंडेटरी है। तो उसका एबॉर्शन हो नहीं पाया। लड़की कोमा से बाहर आई एंड टू हर शॉक शी इज प्रेग्नेंट। क्या करे, 15 वीक्स तो हो चुके हैं। जिस हाईकोर्ट के पास केस आया था उसने सीधा उसको उठाया और सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया, बोल दिया मैं कैपेबल ही नहीं है कुछ बोलने के। 25 हाईकोर्ट के भयंकर वाले जज 35 साल के एक्सपीरियंस वाले इसको हैंडल करने की रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि साला कोई भी डिसीजन दे तो किधर तो भी फटेगा। उठा के दे दिया सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोलते हैं। अब आप सोचो डायलेमा, अब क्या करें। लॉजिकली बोलिएगा एबॉर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, यही तो गलत हो जाते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, क्या प्यारा डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है पहली बात, if such a mishap happens across the India, the primary thing that the civil services should take a responsibility of the same. Civil services का मतलब सिर्फ पुलिस नहीं है, जो ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले ग्रुप होते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले ग्रुप होते हैं, ये ऐसे समय पे किधर रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये भी सिविल सर्विसेज में है। तो पहली बात तो ये सबने, पुलिस ने तो लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। जब वो गर्ल कोमा में थी, कौन आया उसके हेल्प के लिए, किसने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया उसका, कहाँ गया ह्यूमन राइट्स। तुम वो कसाब को जब फांसी देने की बात चल रही थी टेररिस्ट को, तब ह्यूमन राइट्स वाले आए थे, ये लड़की के वक्त कहाँ थे। सो ऑल द सिविल सर्विसेज टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सारे सिविल सर्विसेज वालों की लगा दी। इसके बाद में तुम दिखो ह्यूमन राइट्स क्लेम करते हुए, तुमको दिखाता मैं। दूसरा, इफ सच अ मिसहैप हैपेंस, the girl will have a choice to decide whether she want to abort a child or not. ऐसा नहीं बोल दिया एबॉर्शन करो, उन्होंने बोला लड़की को चॉइस है ये डिसाइड करने का कि उसे एबॉर्शन करना है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस ऐसे भयंकर होते हैं कि अच्छी खासी नॉर्मल टीनेज लड़की के अंदर भी ममत्व जाग जाता है, ममता जाग जाती है, वो होता है, बायोलॉजिकल है। तो अगर वो लड़की को बच्चे से प्यार हो गया, चलो ये तो लड़की कोमा में थी, व्हाट इफ अगर किसी लड़की को उसके पेट के बच्चे से प्यार हो गया और उसको ऐसा लग रहा है यार किसी की भी हत्या करना, भले ही वो पेट में है, वो गलत ही है। लोग तो अंडा खाने के पहले 100 बार सोचते हैं यार वो खुद के पेट के बच्चे को कैसे मारे। सो अगर कोई लड़की को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे को इसको नहीं मारना, तो गर्ल विल हैव अ चॉइस कि उसको क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली इट शुड बी प्रोसीडेड। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इफ गर्ल डिसाइड्स टू अबॉर्ट अ चाइल्ड, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द अबॉर्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हर एजुकेशन एज वेल एज हर करियर एंड थ्रू आउट हर लाइफ विल बी borne by the
accused a person who is involved in such a rape activity. कि उस बच्चे ने अगर डिसाइड किया उसको एबॉर्शन करना है तो सारे मेडिकल ट्रीटमेंट, सारा खर्चा, इवन उस बच्चे का एजुकेशन का खर्चा और उसका करियर जब तक सेटल नहीं होता वहां तक के सारा का सारा खर्चा और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उस अक्यूज की है जिसने ये काम किया है. Secondly, if girl decides to have a child, still all the expenses of that girl, that child, the education of the child, the living expenses of the girl and the child will be borne by accused. If accused is not paying the same, his assets will be liquidated and will be provided to the girl and the girl child. यहाँ इतना बोल के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पुट कर दिया. एंड में बोला एनी सच अक्यूज्ड henceforth will be treated with a life imprisonment or hanged till death. Full stop. सारे एलिमेंट्स को खत्म कर दिया. सारे ह्यूमन राइट्स वाले बाजू में, सिविल राइट्स वाले बाजू में, पुलिस को जो तकरार लगानी थी फटकार वो लगा दी, बच्ची के ऊपर छोड़ दिया, तू डिसाइड कर बेटा तेरे को क्या करना है. बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे ये करना है, चल हम तेरे साथ है. बच्चे ने ये डिसाइड किया, चल हम तेरे साथ है. और अगर अक्यूज तेरे साथ नहीं है तो हम हैं. ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इफ अक्यूज डू नॉट हैव अ सफिशिएंट असेट, बिकॉज ऐसे केसेस में रेप वगैरह करने वाले लोगों के पास वैसे भी कुछ नहीं होता, वो फालतू लोग होते हैं, हार्डली जीवन में कुछ नहीं कर सकते. सो अगर अक्यूज के पास में असेट नहीं है, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सच अ गर्ल एंड हर चाइल्ड विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट, और उसको एजुकेशन और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी. ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. इस फैक्ट के बेसिस पे शुरू हुआ था. एक लड़की और एक रेपिस्ट जिसने पूरे नेशन को हिला दिया. अब मुझे बताओ ये डिसीजन ऐसा कभी हो ना जीवन में, पर अगर गलती से आवाज वापस आ गई है लाइव स्ट्रीम में, डोंट वरी. सो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के चॉइस के ऊपर मैक्सिमम चीजें छोड़ दी थी, सो एज टू डिसाइड तो उसे क्या चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. और अगर अक्यूज की असेट सफिशिएंट नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे सिचुएशन में एक्सपेंडिचर बियर करता है. इज इट वेरी क्लियर गाइस? हो गया सबका? एवरीबॉडी मतलब डन? ओके, अब लास्ट चीज जो सुननी बाकी है जिसके लिए हम यहाँ पे है, पूछो क्या? इंडिया में क्वेश्चन ऑफ लॉ एंटरटेन करने का पावर, इंडिया में क्वेश्चन ऑफ लॉ एंटरटेन करने का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है. इज इट वेरी क्लियर? एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मैक्सिमम एनसीएलटी लेवल तक आ सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लेवल तक. ट्रिब्यूनल लेवल के ऊपर कोई भी ट्रिब्यूनल, इवन फेमैट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, डायरेक्ट टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सारे ट्रिब्यूनल लेवल तक के ही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आएंगे. उसके ऊपर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं आता. जो उसके ऊपर आएगा वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, और वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंटरटेन करते हैं. नाउ क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो नेशन के ऊपर, पब्लिक के ऊपर असर करता है. बोलो, जो पब्लिक के ऊपर असर करता है, बोले यस और नो. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही आपके सिलेबस में आते हैं.
काय में आते हैं? सिलेबस में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम इस देश के पब्लिक के कंसल्टेंट बनने वाले हो। इज इट वेरी क्लियर? तो तुमने ऐसी ही चीजें पढ़नी चाहिए जो पब्लिक पे असर करती है, एंड दैट्स व्हाई ओनली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही तुम्हें आते हैं। समझ में आ रहा है? पर कहाँ है ना, ये चीज को याद रखिएगा। चलो, यहाँ तक आइडिया क्लियर है? सबको क्लियर है कि क्यों हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ने वाले हैं सिलेबस में? क्यों तुमने चेन्नई या रमैया, ये जितने तुमने कॉन्ट्रैक्ट में केसेस पढ़े और आगे भी तुम पढ़ने वाले हो कंपनीज एक्ट वगैरह में, सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। व्हाई? बिकॉज यू आर कंसल्टेंट टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इज इट वेरी क्लियर? और पब्लिक के असर होने वाले जो क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। समझ में आया? पक्का? जोर से बोले एक बार सुनो। चलो, अब नीचे हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज मैं इसको खत्म करके जाऊंगा, तो नीचे हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट। बहुत वाहियात लेवल पे इन्होंने कुछ लिखा है इसमें, जो भी है लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी। पॉइंट नंबर 2, कब बना सुप्रीम कोर्ट इंडिया का? 26 जनवरी को। क्या हुआ था ऐसा 26 जनवरी को? वो सर वो स्कूल में छुट्टी होती थी सर और चॉकलेट मिलते थे और ना सर पीटी करवाने के बाद ही चॉकलेट देते थे नालायक लोग सर। क्या खास बात है सुप्रीम 26 जनवरी में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी को एनैक्ट हुआ था। आपको एक चीज बोलूं, पसंद तुम्हें आएगी नहीं पर सुननी तो पड़ेगी। पूछो क्या? इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, और हम एज ए लीगल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एक देश, हम बने हैं 26 जनवरी को लीगली। ठीक है, 3 साल तक के हम प्रोविजनल असेंबली के बेसिस पे चल रहे थे। मैंने आपको लॉ पास करने का प्रोसेस समझाया था। पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, बोलो हाँ है ना? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आ सकता है क्या? क्योंकि 245 आर्टिकल नंबर पार्लियामेंट को पावर देता है लॉ बनाने का। बोलो हाँ है ना? कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, तो पार्लियामेंट भी 1950 में आया। बोलो हाँ है ना? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 कैसे? अरे क्या मजाक कर रहे हैं? तुम जो कोर्स कर रहे हो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी ही नहीं है सर। व्हाट इज द प्रोसेस टू चेंज द कोर्स सर? 1949 में बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले बनाया ना लॉ तुम्हारा। तुम्हारा मतलब मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं तो पार्लियामेंट ही नहीं, पार्लियामेंट ही नहीं तो पास किसने किया, और पास किसने किया ये पता ही नहीं, तो मान क्यों रहे? और मान क्यों रहे? तो भविष्य खतरे में अपना। मेरा तो हो गया तुम्हारा सोचो। किसने बनाया? सर वो 1 जुलाई को अभी आ रहा है, वो शीए डे होता है सर। क्यों होता है 1 जुलाई को शीए डे? वाई शीए डे ऑन 1 जुलाई? बिकॉज 1 जुलाई 1949 को सीए एक्ट आया था। 1 जुलाई 1949 इज अ सीए एक्ट। वो उस दिन लॉ इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, दैट इज 1 जुलाई इज अ सीए डे। ठीक है, और पास ही पार्लियामेंट ने नहीं किया तो आया कैसे? आ गए कोर्स में मुंह उठा के बोले अच्छी ये करेंगे, सीए करेंगे, ये फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ कोर्स कौन सा कर रहे वो अंधे चल रहे हैं। हाँ, किसने पास किया? ओके सुनिए, डोंट वरी, यू आर सेफ, रिलैक्स। मैं तो मेंबर हूं नालायक को 1947 से लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनैक्ट होने तक, मतलब पार्लियामेंट एनैक्ट होने तक, वी हैड अ पार्लियामेंट विच इज कॉल्ड एज प्रोविजनल असेंबली। और इसके अंदर प्रोविजनल असेंबली में बैठे रहते थे सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स। 1947 के बाद वैसे भी उनको कोई काम नहीं था, देश तो आजाद हो गया है, बट हाउ प्रेस्टिजियस इट इज कि भाई साहब हमारा लॉ उन लोगों के हाथों से पास किया है जिन्होंने इस देश को आजादी दी। बिकॉज दोज आर ओनली पीपल हु आर विद द प्योर इंटेंट टू सर्व द नेशन।
वही लोग था जिनका सिर्फ देश को सर्व करने का प्योर इंटेंट था, बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। तो ऐसे लोगों के हाथों से अपना लॉ पास हुआ है, मेंबर है मैं। इज इट वेरी क्लियर? तो ये तुम्हारा प्रोविजनल असेंबली में पास हुआ लॉ है। सिर्फ इतना नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोविजनल असेंबली। इज इट वेरी क्लियर? जो भी 47 से 50s में आपको लॉ दिखते हैं वो सब प्रोविजनल असेंबली के। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सुनो। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, तो 26 जनवरी को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने लोगों को राइट्स दिए, तुम्हारे फ्रीडम के राइट्स, फ्री स्पीच के राइट्स, ये सारे 26 जनवरी को आए। इंडिया एज ए लीगल कंट्री खुद 26 जनवरी को बना है। इज इट वेरी क्लियर? लिखना नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट ही लिखवाया था ना मैंने, लिखना सेकंड। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड on 26th January 1950. It was established on 26th January 1950. Next point. The Chief Justice of India is a highest authority appointed under article number 126. Next point. The justice under Supreme Court is given by benches. The justice under Supreme Court is given by benches. बेंचेस सुना है ना आपने? मतलब एक जज डिसीजन नहीं देता है, डिसीजन पूरा बेंच मिलकर देता है। बेंच मतलब 3-4 जज इकट्ठा बैठते हैं, ऑड नंबर्स, एंड फिर ऑड नंबर्स डिसाइड करते हैं। जैसे 5 जजेस बैठे, उन्होंने पूरा केस का हियरिंग लिया, 5 में से मेजॉरिटी का डिसीजन सुना जाता है कि उनको क्या लग रहा है। अगर 5 में से 3 हाँ बोल रहे, 2 नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो 3 हाँ बोल रहे हैं वो डिसीजन दिया जाता है। इज इट वेरी क्लियर? सो गिवन बाय बेंचेस। नेक्स्ट पॉइंट। The principal bench consists of 7 members. The principal bench consists of 7 members, including Chief Justice of India. Next point. Considering the workload and increased number of litigations, the number of justice who serves the Supreme Court, मतलब सारे के सारे जज, the number of justice who serves to Supreme Court is increased to 34. मतलब 34 जजेस है जो सुप्रीम कोर्ट में सर्व करते हैं, उसमें से एक है चीफ जस्टिस। ओके, अगला पॉइंट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर मेरे को लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पे लिखना एन इंडिविजुअल can seek relief. An individual can seek relief in Supreme Court. An individual can seek relief in Supreme Court. An individual can seek relief in the Supreme Court by filing writ petition. WRIT, writ petition under Article 32. Writ petition under Article 32. तो स्टॉप। फिर भी आज चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चलो फाइन, बट जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? देन इट्स ओके।
ठीक है, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.